तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इस तरीके से होने वाले हैं कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने फार्माकोलॉजी का पी भी नहीं पढ़ा है, तब भी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे गारंटेड पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेबस है डी फार्म सेकेंड ईयर का, तो इसमें देखिए आप देखोगे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका वो फार्माकोलॉजी है। तो हम इसी से यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फार्माकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसमें टोटल आपके 13 चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका चैप्टर 1 है। आगे भी सिलेबस में कुछ इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर हैं। तो सारे जो हम 13 के 13 जो चैप्टर है ना, उनको हम केवल 4 वीडियोज में कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब है जो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना इस सब्जेक्ट के, हम वो केवल 4 वीडियोज में कवर करेंगे। ऐसे ही जो बाकी के आपके और भी सब्जेक्ट हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को हम केवल 4 वीडियोज में कवर करेंगे। अगर आप इन 4 वीडियोज को देख लेते हैं तो आप यहाँ पे गारंटेड पास हो जाओगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 पार्ट रहने वाले हैं। पार्ट 1 में देखिए आज जो है ये वीडियो आपकी पार्ट 1 है, जिसमें आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को एक साथ कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आगे पार्ट 2 आएगा जिसमें चैप्टर 4, 5 और 6 को एक साथ कवर करेंगे। और पार्ट 3 में हम चैप्टर 7, 8, 9, 10 इनको एक साथ कवर करेंगे। और लास्ट में चैप्टर जो पार्ट जो 4 रहेगा उसमें चैप्टर 11, 12 और 13 को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो टोटल हर एक जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे सिलेबस में अगर हम बात करें, जैसे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, या आपका यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, या इसके अलावा फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, या फिर आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है। तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको हम 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, आज की वीडियो में ये फार्माकोलॉजी का पार्ट 1 होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपने ये चीजें समझ लेनी है जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि दीज क्वेश्चंस आर फॉर कवरिंग लेंथ सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। अगर आपकी तैयारी नहीं है या आपको बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है तो आप कम टाइम में इस तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिलेबस को कवर करने के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। दूसरा कि यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो आते हैं, या अनोदर क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या 1 वर्ड वाले आते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है ना वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पर सेलेक्ट किए हैं। और टोटल 13 जो चैप्टर है ना इस सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी में, उससे यहाँ पे 52 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। 52 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए, आप यहाँ पे गारंटेड पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 1 की करने वाले स्टार्टिंग। बाकी आगे के जो पार्ट हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो आपको ना फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेंगे। बाकी ये जो नोट्स वगैरह हैं ये भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो सिंपली आपने ना फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे डी फार्म का सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने डी फार्म सेकेंड ईयर पे जाना है, उसमें आपको एक बैच मिलेगा डी फार्म सेकेंड ईयर, तो आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि यही सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स वगैरह, उनके लेक्चर वीडियोज, आगे के पार्ट हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स की PDF वगैरह, ये सारा कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अपने वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो चैप्टर 1 से करेंगे, वो है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें आप फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि भाई फार्माकोलॉजी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, कुछ मैकेनिज्म है, उनको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, पर उससे भी पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरी जो सब्जेक्ट है ना फार्माकोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी रियल लाइफ में। आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ ही क्यों रहे हैं, कुछ तो फायदा होगा ही। तो वो फायदों को मैं पहले आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस वजह के लिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिए पहले ना हमने इस तरीके से यहाँ पे चैप्टर्स को लिख रखा है, उनके सारे क्वेश्चंस एक तरफ से यहाँ पे पहले हमने लिख लिए हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, चैप्टर बाई चैप्टर सारे लिखे हुए हैं। फिर उनका सॉल्यूशन हमने उसके बाद स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है वो यही बन रहा है कि डिफाइन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है उसको बताइए, उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, उसको भी बताइए। आगे इनके आगे जो लिखा हुआ है ना, ये चीज लिखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर में आ रहा है। जैसे अगर केवल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आती है तो वो 1 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाती है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, आपको मैं थोड़ा की स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। सपोज करिए कि देखिए बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी आपकी उम्र है ना, आप उसके दौरान ना कई बार बीमार हुए होंगे और आपने कई बार दवाई भी खाई होगी। जैसे सर में दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ या कोई इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, आप फट से दवाई खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के देता है और हम दवाई खाते हैं। देखिए अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है तो अब आपको और थोड़ा गहराई में चीजों को सोचना है। आपने सपोज करो सर में दर्द हुआ, आपने दवाई खाई, वो आपके पेट में गई और उसके असर करने के 20-25 मिनट बाद आपके सर का दर्द खत्म हो गया। कभी आपने ये सोचा है कि आखिर वो दवाई तो मेरे पेट में गई लेकिन मेरा सर का दर्द कैसे खत्म हो गया? आखिर दवाई ने कैसे काम किया? शरीर ने उसके साथ क्या किया? दवाई को तोड़ा फोड़ा, कैसे वो हमारे शरीर में गई, कहाँ गई और किस तरीके से वो अपना काम कर रही है? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं और अगर मैं आपसे कहूं कि इनका जवाब कहाँ मिलेगा, तो यही है वो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। वेलकम टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी का वो सब्जेक्ट है जिसमें आप ये जानने वाले हैं कि आखिर कोई भी दवाई कैसे काम करती है। दवाई आपके स्टोमक में, आपकी नसों में या आपके जिस भी रूट से दे रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करती है। साथ में आपका शरीर दवाई के साथ साथ क्या करता है, मतलब दोनों पॉइंट देखे जाएंगे कि आपका शरीर दवाई के साथ क्या करता है और दवा आपके शरीर के साथ क्या करती है। अगर आप इन दोनों टर्म को समझ लिए, समझ लो कि आपको फार्माकोलॉजी समझ आ गई। तो यहाँ पे वही है सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। तो अब आपका एज ए फार्मासिस्ट इसमें करियर रोल या इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? देखो बहुत सारी दवाइयाँ हम बनाएंगे या बेचेंगे तो उनका ना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। पेन किलर अलग अलग तरीके से काम करती हैं, एंटीबायोटिक अलग तरीके से काम करती हैं, गैस वाली मेडिसिन अलग तरीके से काम करती हैं। तो सबके जो तरीके हैं वो अभी आप इसमें यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई फार्माकोलॉजी क्या है, पहले इसको बताइए, उसकी जो दो ब्रांचेस हैं उनकी डेफिनेशन दीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका है, वर्ड को सिंपली ब्रेक करना है। फार्माको प्लस लॉजी। फार्माको जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आया है। मैंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जब फार्मास्टिक्स को पढ़ाया था ना, तो फार्मास्टिक्स में भी फार्मा वर्ड आ रहा है। फार्मा वर्ड जहां भी आए, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या फार्म डी, तो फार्म वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है दवाइयाँ। अगर कोई मतलब बिना पढ़ा लिखा है या बोले तो कोई अपने नॉन मेडिकल फील्ड का, अगर आप उससे ही बोलोगे ना कि मैं यहाँ पे डी फार्मा कर रहा हूँ या बी फार्मा कर रहा हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा आप दवाइयों से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। तो फार्माकोन वर्ड से आया है फार्माको वर्ड, जिसका मतलब होता है ड्रग यानी कि दवा। एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, अध्ययन, मतलब दवाइयों की पढ़ाई करना। फार्माकोलॉजी, आखिर फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको पहले ही एक स्टोरी की तरह बताया कि फार्माकोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि जो दवाई है वो कैसे काम करती है, उसका क्या यूज हो रहा है, वो क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे शो कर रही है, चाहे साइड इफेक्ट हो चाहे उसका एक्शन हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन आप बना करके भी लिख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। सिंपल इस तरीके से, भी कोई रटने वाली चीज नहीं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखी है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर सोर्सेज, एक्शंस, यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। कि फार्माकोलॉजी इस चीज की स्टडी है कि जो दवाइयाँ जो होती हैं वो आपको कहाँ से मिल रही हैं, दवाइयाँ कैसे काम कर रही हैं, उन दवाइयों को क्या यूज है और वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही हैं। बस ये चीजें समझना, वही फार्माकोलॉजी है। आपको समझ आया? आप यहाँ पे हिंदी में भी समझ सकते हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, कि फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें दवाओं का स्रोत, क्रिया, उपयोग और शरीर पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये है फार्माकोलॉजी। अब देखिए आपका जो सिलेबस है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने कुछ जनरल चीजें समझनी है फार्माकोलॉजी की, उसका इंट्रोडक्शन, स्कोप वगैरह, दवाइयाँ किन किन तरीकों से दी जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें समझनी बेसिक में ही आता है। इसके देखिए आगे अगर आप देखोगे ना, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने ना डी फार्म फर्स्ट ईयर में HEP सब्जेक्ट पढ़ा था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वहाँ पे अपने कई सारे बॉडी के सिस्टम पढ़े थे, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो उन सिस्टम में कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आंख से रिलेटेड या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड या आपके दिमाग से रिलेटेड। तो उन बीमारियों में जो भी दवाइयाँ काम आती है ना, वो अलग अलग तरीकों से काम करती हैं। तो उनके तरीके, मोड ऑफ एक्शन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, या काम करने का तरीका, मैकेनिज्म यहाँ पे आप समझने वाले हैं।
ठीक है। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो दवाइयाँ काम करती हैं, वो आपकी आंख पे जो दवाइयाँ काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, आपके ब्रेन पे जो दवाइयाँ काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, आपके हार्ट पे या आपके ब्लड वेसल पे जो दवाइयाँ काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं। ऐसे ही आपके यहाँ पे ब्लड में जो भी चीज़ें होती हैं उन पे दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। ठीक है। आगे चल के जैसे कि आपके पेट में जैसे कि छाले वगैरह हो जाते हैं या उल्टी वगैरह, या पेट में कई बार डायरिया यानी कि दस्त वगैरह या कब्ज वगैरह हो जाए तो वहाँ पे दवाइयाँ कैसे काम करती है, सारा यहाँ पे आप तरीका जानने वाले कि आखिर दवाई काम कैसे कर रही है। आपने अभी तक या प्रैक्टिस करी हो कि सिर्फ आपने ये देखा हो कि अच्छा इस बीमारी में ये दवाई दे दी, पर वो दवाई उस बीमारी को ठीक कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पे समझ रहे हो। मेरी बात को समझ रहे हो कि क्या सब्जेक्ट ये होने वाला है फार्माकोलॉजी। आगे चल के ना इसको हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। फार्माकोलॉजी की जो 2 ब्रांचेस हैं वो है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। देखिए इनमें भी फार्माको वर्ड आ रहा है, आगे इसमें काइनेटिक जुड़ा है, इसमें डायनेमिक जुड़ा है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बस उनकी भी डेफिनेशन यहाँ क्वेश्चन में इस तरीके से लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों की डेफिनेशंस को जानेंगे। जो पहली जो टर्म है पे फार्माकोकाइनेटिक, हमने इसको भी ब्रेक कर दिया, फार्माको प्लस काइनेटिक। फार्माको का मतलब अभी हमने जाना कि भाई दवाई, ड्रग, ठीक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट यानी कि गति। जैसे आप दौड़ रहे हैं या आप कहीं चल रहे हैं तो आप मूव कर रहे हैं, गति है आप में, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप दवाई खाते हैं ना, आपने सपोज करो आपने अपने मुंह के थ्रू दवाई को निगला अंदर पानी की मदद से, तो आपकी जो दवाई है वो आपकी नली यानी कि जो ईसोफेगस है उससे होती हुई आपके पेट में जाएगी। पेट में जाते ही वो क्या करेगी, वो सारी चीजें पहले वो सबसे पहले वहां पे जैसे पानी वगैरह होगा तो वो टूटेगी, टूटने के बाद वो फिर वहां पे घुल जाएगी, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, फिर आगे चल के वो आपकी ना छोटी आंत की तरफ बढ़ेगी। अभी हम सारी प्रक्रिया को समझेंगे, पर मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो दवाई है ना उस समय भी मूवमेंट होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक बस उसी मूवमेंट की स्टडी करती है कि आखिर जो आपकी दवाई आपने खाई, खाने के बाद वो आपके शरीर में कहाँ कहाँ गई और कैसे कैसे करके वो आपकी बॉडी से बाहर निकल गई। जैसे लिखा यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, हाउ इट इज एब्जॉर्ब, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रिएटेड। इसको शॉर्ट में हम एडीएमए भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक ना इसी चीज का अध्ययन है कि आखिर आपकी दवाई का जो मूवमेंट है वो कैसे कैसे हुआ। जैसे सबसे पहले आपने दवाई खाई, दवाई आपके पेट में जाएगी, पेट में जाने के बाद टूटेगी और घुल जाएगी। घुलने के बाद क्या होगा वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि ये दवाई है, आपने जैसे कि सपोज करो कि ये कोई इंसान है, कुछ इस तरीके से मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये स्टोमक है, स्टोमक, और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ड्राइंग ज़्यादा खास नहीं है पर समझने के लिए काफ़ी होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन रहती है और उसके बीच में यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। इतना आपने पढ़ा होगा। ये सपोज करो कोई इंसान है, इसने ये वाली टैबलेट खाई, ये वाली टैबलेट इसके ईसोफेगस से होती हुई इस स्टोमक में आएगी, पेट में आएगी। पेट में आने के बाद जैसे ये पानी के साथ खा रहा है और साथ में पेट में यहाँ पे एसिड भी होता है, तो ये उसको तोड़ देता है। डिसइंटीग्रेट उसको हम बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। टूटने का मतलब यह है कि वो फिजिकली टूट रही है, ना कि उसका केमिकल कंपोजिशन टूट रहा है। सपोज करो जो केमिकल स्ट्रक्चर इसकी थी ना बनाने के टाइम, वही यहाँ पे रहेगी। मोस्ट ऑफ द ड्रग की वही रहती है, ठीक है। बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जो पेट में जाने के बाद एक्टिवेट होती है तो वो कन्वर्ट होती हैं दूसरी केमिकल स्ट्रक्चर में। बस मेरा कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे टूट गई फिजिकली, जैसे टैबलेट थी कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टूट गई। टूटने के बाद यहाँ पे पानी वगैरह होगा, यहाँ पे सारा लिक्विड वगैरह रहता है, तो ये जो है उस लिक्विड में घुल जाती है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो है ये घुल जाती है। घुलने को हम यहाँ पे बोलते हैं डिसोल्यूशन या डिसॉल्व होना, ठीक है। डिसॉल्व यहाँ पे हो जाती है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपने ली इस मेडिसिन को, दूसरी तरफ यहाँ पे ये टूट गई, टूटने के बाद ये यहाँ पे घुल गई, ठीक है। घुल गई, ठीक है, घुलना। उसके बाद जैसे ये घुल जाएगी ना, घुलने के बाद जो दवाइयाँ है, जो मोस्टली जो दवाइयाँ हैं वो आपके इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, छोटी आंत में यहाँ पे जाएगी। छोटी आंत से ना कुछ इस तरीके से जस्ट समझो कि कुछ यहाँ पे नली जा रही होती हैं, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी, जिसमें खून बह रहा होता है। और ये जो ब्लड वेसल है ये जो है लिवर की तरफ जाती है, लिवर,
ठीक है, जस्ट ये डायग्राम समझो। आपकी दवाई यहाँ से पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो दवाई है ना वो इस ब्लड की तरफ जाती है, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण आप जानते हैं मतलब किसी चीज को सोखना। जैसे दवाई जो थी अभी तक आपकी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में थी, अब वो जो है ब्लड में जा रही है, ब्लड में वो सोख ली है या कहें तो अवशोषित हो गई है, बस उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जो है प्रोसेस, इनको अभी आप भूल जाइए अभी तक क्या हुआ। अब ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो दवाई का ना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। अभी तक दवाई आपने खाई थी, खाने के बाद टूटी, जो भी हुआ सारी प्रोसेसेस, अब उसके बाद जो पहली स्टेप यहाँ पे हुई वो हुआ एब्जॉर्प्शन, की दवाई सबसे पहले अवशोषित होती है किसमें, ब्लड में। ब्लड आपको पता है कि ऑल ओवर द बॉडी ये सर्कुलेट होता है, तो सबसे पहले जो अवशोषित होने के बाद ना ये लिवर को जाती है, ये पोर्टल वेन के थ्रू जाती है, पोर्टल वेन। लिवर जो है आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में जो भी चीजें आ रही है ना, खाने की, पीने की, आपका यहाँ पे ये दवाई वगैरह, तो हर एक को ना फिल्टर करता है, एक यहाँ पे चेक पॉइंट की तरह काम करता है, एक चौकीदार की तरह काम करता है कि शरीर में जो भी चीजें जा रही है ना वो इससे चेक होकर के जाएंगी। तो आपकी दवाई भी एब्जॉर्ब होकर भाई चेक होने के लिए लिवर के पास चली जाती है। लिवर कुछ जो अमाउंट है इसका यहाँ पे रोक लेता है, कुछ को रोक करके यानी कि आपके फीकस मल के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेता है। अगर उसको सही लगता है तो वो आगे इस दवाई को, यानी कि जो आपकी ड्रग है, जो भी कुछ इस तरीके से छोटे छोटे मोलिक्यूल्स पार्ट्स में थी, ठीक है, उस फॉर्म में वो आगे जाएगी किस तरफ, आपके हार्ट की तरफ। आपका हार्ट सपोज करो कि यहाँ पे है हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। अब जो दवाई थी वो सिर्फ अभी तक यहीं तक फैली हुई थी, अब आपकी हर एक नसों में, हर एक छोटे से छोटी कैपिलरी में अब आपकी दवाई यहाँ पे फैल गई है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे बोलते हैं दूसरे स्टेप, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वितरण, ठीक है। पहला क्या हुआ, अवशोषण। अवशोषण कहाँ पे हुआ, ये ब्लड के अंदर। आपकी दवा सबसे पहले ब्लड के अंदर गई, ब्लड के अंदर जो है फिर ये लिवर की तरफ फिल्टर होकर के फिर हार्ट की तरफ गई, हार्ट ने पूरी बॉडी में उसको फैला दिया, वितरित कर दिया, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सपोज करो कि आपके सर में दर्द था, ठीक, अब जो है ऐसे ही पूरी बॉडी में वो दवाई सर्कुलेट कर रही है ब्लड के साथ, तो भाई सर के पास भी दवाई जाएगी। सपोज करो सर में दर्द था, सर की सपोज करो ये सेल है, ठीक, ये सेल पे ना कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब एक ऐसी प्रोटीन, एक ऐसी जगह जहां पर जाकर के दवाई जुड़ती है, बंधती है और अपना असर दिखाती है। सपोज करो कि एक जैसे चाबी और लॉक होते हैं ना, तो ऐसा ही सिस्टम होता है कि हर एक जो दवाई है ना वो हर एक रिसेप्टर पे जाकर के नहीं बन सकती, हर एक दवाई का रिसेप्टर यूनिक होता है। जैसे कि दवाई जो दर्द वाली है या पेन को कम करने वाली है, उसका रिसेप्टर सपोज करो यहाँ पे है, यानी कि आपके दिमाग में दर्द हो रहा है तो वो वहीं पे जाकर के ज्वाइन करेगी, ना कि आपके पैरों में, हाथों में या हार्ट में, और जगह वो जाकर के ज्वाइन ही नहीं करेगी जहां पे दर्द हो रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है जब भी दर्द होता है, तो उस केमिकल के हिसाब से वो वहां पे जाके जोड़ेगी, ठीक है। अभी तक जो प्रोसेस हुई है ना, आपने दवाई खाई, खाने के बाद टूटी, घुली, आपके ब्लड में गई, इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट यहाँ पे चली जाती है। आपको पता होगा कि जब भी आप टैबलेट खाते हैं या कैप्सूल खाते हैं तो आपकी बॉडी में असर आने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर आप वहीं पे इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो इंजेक्शन में तो भाई साहब विद इन द मिनट ही एक्शन आने लग जाता है ना, 1 मिनट से पहले भी दवाई असर करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली नसों में जा रहा है। अभी तक आपके बॉडी में थी पर नसों में जो गई वो एब्जॉर्प्शन के बाद गई, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर अपने रिसेप्टर पे, स्पेशली सर में जो दर्द है वहां पे गई। अब यहाँ पे कम से कम वो अपना 6 से 8 घंटा असर दिखाएगी, मतलब मिनिमम, या मतलब ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कोई भी दवाई 6 से 8 घंटा वो अपना असर करेगी। अब ये जो दवाई आपकी बॉडी में आई है ना, वो हमेशा आपकी बॉडी में ही नहीं रहेगी। असर करने के बाद ना उस दवाई को तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? लिवर में कुछ एंजाइम होते हैं। ये जो दवाई है लगातार सर्कुलेट करती है ना, तो धीरे 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 जैसे ही ये दवाई अपना काम कर रही होती है, 6 से 8 घंटा हो जाते हैं, तो उसको फिर दवाई को तोड़ दिया जाता है, जिसको हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तीसरी स्टेप आती है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, मतलब उस दवाई को तोड़ना।
ठीक है, इसको हम चपापचा भी बोलते हैं हिंदी में, चपापचा, तोड़ना। जैसे आप खाना खाते हैं, खाने का भी सेम यही मैकेनिज्म, जैसे आपने खाना खाया, आपके पेट में जाएगा, टूटेगा, घुलेगा, उसके बाद में आपकी जो छोटी वाली जो आंत है उसके थ्रू वो जो है एब्जॉर्ब होगा आपकी इसी वेन के अंदर, वेन लिवर की तरफ जाएगी, लिवर उसको फिल्टर करेगा, और वो जो सारे इंग्रेडिएंट है, इसके विटामिन है या आपकी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड वगैरह है, वो जो सारी चीजें हैं वो आपके हार्ट के थ्रू जो है सारी बॉडी में सर्कुलेट करी जाएंगी, हर एक सेल तक पहुंचेंगे। सेम ऐसे ही दवा भी पहुंचती है। दवा जितनी देर अपना असर करती है उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हमेशा यहाँ पे रहती तो अच्छा रहता, दर्द कभी नहीं होता। देखिए, यहाँ पे अगर वो हमेशा ऐसे ही एक्यूमुलेट होती रही, इकट्ठी होती रही, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो है वो गलत इफेक्ट दिखाने लग जाएगी, है ना। तो दवाई को फिर बॉडी से बाहर भी निकालना होता है। अगर वो, जैसे कि सपोज करो कि उसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थी, उसको एक स्पेसिफिक केमिकल था, तो उसको या तो तोड़ दिया जाता है केमिकल को, या उसके साथ और कोई कंपाउंड जो है वो जोड़ दिया जाता है जिससे वो अपना असर ना करे, और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो अपने रिसेप्टर पे नहीं जुड़ पाएगी। रिसेप्टर पे जो पहले उसके स्ट्रक्चर थी ना एक स्पेसिफिक, वही जुड़ पाएगी। अगर स्ट्रक्चर चेंज हुई तो रिसेप्टर पे नहीं जुड़ेगी। तो मेटाबॉलिज्म में वही होता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है या तो तोड़ दिया जाता है। जैसे ही केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होती है, टूटती है, फिर उसको जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन। ये या तो आपके यूरिन के थ्रू, आपके मूत्र के थ्रू बाहर निकलती है, या फिर मल के थ्रू, ठीक है, फीकस के थ्रू, या फिर पसीने के थ्रू भी निकलती है। और प्रेग्नेंट लेडीज में कई बारी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसके थ्रू भी वहां पे निकलती है, और कई बारी लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन यानी कि गैस के रूप में भी ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आपकी दवाई बाहर निकलेगी। अब ध्यान से 4 चीजें समझना। आपकी दवाई एब्जॉर्ब हुई थी, आपकी दवाई पूरे शरीर में वितरित हुई थी, आपकी दवाई 6 से 8 घंटे काम करने के बाद फिर तोड़ दी गई, तोड़ने के बाद बाहर निकाल दी गई। 4 स्टेप हुई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। यही है मूवमेंट ऑफ ड्रग। बस इन चारों चीजों को समझना, बस यही कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि भाई इतना ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे होता है क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा चीजों को समझो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ये एक स्टडी है आपकी दवाई के मूवमेंट की, कि कैसे आपकी दवाई एब्जॉर्ब हुई। मैंने बोला ना कि सबसे पहले एब्जॉर्ब हुई, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, कैसे वो टूटी, और कैसे फिर वो बॉडी से बाहर निकल गई। अब इन्हीं चारों को हम शॉर्ट में एडीएमई बोल देते हैं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रिएशन। जब भी मैं आगे फार्माकोलॉजी को पढ़ाते दौरान एडीएमई बोलूं, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन की बात चल रही है। मैंने ये जो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है कि आखिर आपकी दवाई के साथ क्या हो रहा है। ये दवाई ने अभी तक कुछ नहीं करा है। अभी तक जो भी सारी चीजें करी वो आपकी बॉडी ने आपकी दवाई के साथ करी है। आपकी बॉडी ने क्या करा? दवाई को लिया, उसको तोड़ा, उसको घोला, उसको अवशोषित किया, उसको फेंका, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको तोड़ करके फिर बाहर निकाल दिया। हाँ, एक जगह बीच में एक 6 से 8 घंटे का एक अंतराल आया था, टाइमिंग आया था, उसी के दौरान दवाई आपकी बॉडी के साथ कुछ करती है। वो हम दूसरे टर्म में समझते हैं, वो कहा जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स। थोड़ा सा वेट करो, हिंदी में भी चीजें लिखी हुई कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है दवा शरीर में कैसे चलती है, कैसे अवशोषित होती है, कैसे फैलती है, कैसे टूटती है और कैसे बाहर निकलती है। समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ आए ना तो इस वाले पोर्शन को अभी समझ लेना, अब बाकी आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। चीजों को पहले ही अपने जनरल फार्माकोलॉजी को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने एक लाइन में ये चीज लिख रखी है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। आपका शरीर दवा के साथ क्या करता है? जैसे वो दवा को अवशोषित करता है, दवा का वितरण करता है, दवा को तोड़ता है, फिर दवा का उत्सर्जन करता है। आपका शरीर दवा के साथ क्या करता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। बस यही समझना फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? अब दूसरी जो टर्म है वो है आपका यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माको यानी कि ड्रग, डायनेमिक्स का मतलब है इफेक्ट और एक्शन, प्रभाव या क्रिया। यानी कि दवाई के प्रभाव या उसका जो काम है, क्या काम कर रही है और वो काम कैसे कर रही है, बस ये समझना, ये फार्माकोडायनेमिक है।
ठीक है, अभी तक जो देखा था वो ये देखा था कि आपकी दवाई के साथ बॉडी क्या कर रही है। अब यहाँ पे आ रहा है कि आखिर आपकी दवाई का क्या इफेक्ट है, कैसे वो काम कर रही है, वो समझना फार्माकोडायनेमिक्स है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग ऑन द बॉडी एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। शॉर्ट में हम इसको ना MOA भी बोलते हैं कि फार्माकोडायनेमिक क्या है, ये स्टडी है दवाई के इफेक्ट की कि आखिर दवाई का क्या असर आ रहा है आपके शरीर पे और वो दवाई काम कैसे कर रही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको शॉर्ट में हम MOA बोलते हैं। इसको कई बार हम मोड ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। तो जब भी मैं MOA बोलूँ या मोड ऑफ एक्शन बोलूँ, मतलब आपकी दवाई कैसे काम कर रही है उसकी बात चल रही है। ठीक है, हिंदी में भी ये चीज लिखी हुई है कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है दवा शरीर पर क्या असर डालती है और वह कैसे काम करती है। जो सारे सवाल थे जब मैंने एक स्टोरी की तरह स्टार्ट किया था कि बचपन से लेकर अभी तक आपने इतनी दवा खाई कि आखिर दवाई कहाँ जा रही है और वो दर्द को कैसे कम कर रही है, फिर वो बॉडी से कैसे बाहर निकल रही है, ये सारे सवालों के जवाब आपको अब यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि फार्माकोडायनेमिक्स मीन व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब दवा शरीर पर क्या असर डालती है या दवा शरीर के साथ क्या करती है। अब वो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे थे शरीर दवा के साथ क्या कर रहा है, अब हम पढ़ रहे दवा शरीर के साथ क्या कर रही है। अगर हम इन दोनों को ही मिला दें, बस यही है आपकी फार्माकोलॉजी। समझ आया कि नहीं? फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी का मतलब है कि जो दवा आप खा रहे हैं वो शरीर पर क्या असर डाल रही है और वो कैसे डाल रही है, साथ के साथ शरीर आपकी दवाई के साथ क्या कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एंड डायनेमिक दोनों को मिलाकर के बनती है फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये चीज अगर आपने समझ ली, समझ लो फार्माकोलॉजी का बेस मजबूत हो गया आपका। आगे की चीजें बहुत सिंपल है समझने के लिए अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन 1। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है बल्कि एक इंट्रोडक्शन है डिटेल में कि आखिर ये सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है, आखिर इसमें आप कैसे पढ़ोगे, क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, आगे चल के हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, पर उससे पहले थोड़ा सा एक इमेज मैंने ऐड कर रखा है जो आपको थोड़ा सा ये सिनेमेटिकली दिखाए कि देखिए सबसे पहले कोई भी दवाई है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, दवाई दी जाती है, वो एब्जॉर्ब होती है यानी कि एब्जॉर्ब यानी कि ब्लड में जाती है और वो फिर पूरी बॉडी में इस तरीके से हार्ट के द्वारा सर्कुलेट की जाती है। ठीक है, उसके बाद में जब वो अपना असर दिखाती है, असर दिखाने का मतलब है वो यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक काम करने लगी। अभी तक जो काम कर रही थी जैसे कि दवाई एब्जॉर्ब हुई, दवाई सर्कुलेट हुई, तो वो आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है ADME। बाकी जो काम कैसे कर रही है और क्या काम कर रही है वो डायनेमिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, जब वो असर सारा दिखा लेती है 6 से 8 घंटे के बाद तो लिवर के द्वारा वो जो है तोड़ दी जाती है, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं उसको वो तोड़ देते हैं और फिर वो किडनी के द्वारा, मोस्टली किडनी या फीकस मल के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। ये चीज यहाँ पे समझा रखी है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल, कि आपके शरीर में दवाई को एडमिनिस्ट्रेट करने के, दवाई को देने के कौन कौन से तरीके हैं, वो तरीके आपने बताने हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, अभी सिंपली हमने जनरल फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे जो रूट है वो आपने बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 5 मार्क्स में आता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ पे देखिए जस्ट आप अपने आप से ही पूछिए, अभी तक आपने दवाई अलग अलग तरीकों से खाई होगी, जैसे कि मुंह के थ्रू, ठीक है, मुंह के थ्रू जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप हम खाते हैं। इंजेक्शन के थ्रू आपने इंजेक्शन वगैरह लगाए होंगे, या कई बार आपने कान में दवाई डाली होगी या आंख में दवाई डाली होगी, या कई बार आपने चेहरे पर कोई क्रीम या हाथ पे कोई क्रीम लगाई होगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं दवाई को बॉडी में पहुंचाने के, बस उन्हीं को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे थोड़ी सी पहले मैं आपको एक इमेज यहाँ पे शो कर दूं, जैसे ये कई सारे तरीके यहाँ पे दिखाए गए, जिसकी ओरल, मुंह के थ्रू, जैसे टैबलेट कैप्सूल खा रहे हैं। एक होता है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे कुछ दवाइयों को रखते हैं, है ना, वो वहां से दवाई धीरे धीरे पिघलती है, मेल्ट होती है, या कह सकते हैं घुलती है और वो आपके ब्लड में जाती हैं। सांस के थ्रू भी कुछ मेडिसिन जाती हैं, आपने इनहेलर अगर यूज किया हो, या फिर अस्थमा का ये इनहेलर जो भी है, ठीक है, तो इनहेलेशन के थ्रू।
टॉपिकल यानी कि जैसे कि नाक में डायरेक्टली या कान में या आँख में या आपकी स्किन पर कोई ट्यूब या ऑइंटमेंट या क्रीम अप्लाई करना। एंड द लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंजेक्शन यानी कि पेरेंटरल रूट। वो भी कई तरीके के इंजेक्शन, 4 तरीके के होते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वो सारे तरीके हैं जिनके थ्रू दवाई जो है आपकी बॉडी में पहुंचाई जाती है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच ड्रग्स आर डिलीवर्ड इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स डिजायर्ड इफेक्ट। कि ये कई सारे वो तरीके होते हैं जिनकी मदद से दवाई बॉडी में पहुंचाई जाती है और बॉडी में जाकर के वो दवाई अपना असर दिखाती है। यही चीज़ ये हिंदी में भी लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सिंपली जो मैंने भी आपको हिंदी में पढ़ के बोला ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके कई सारे तरीके हैं, वही तरीके आपने बताने हैं, जैसे कि ओरल रूट मुंह के थ्रू, जीभ के नीचे रखकर सबलिंगुअल रूट, और सांस के थ्रू इनहेलेशन रूट, टॉपिकल रूट जो स्किन पर लगाते हैं, और लास्ट में है इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज मैंने शो कर रखा है कि ये इनहेलेशन या ओरल या इंजेक्शन, जैसे ये आईवी ये फ्लूइड वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये अलग अलग तरीके हैं दवाई को बॉडी में पहुंचाने के। पहला सिंपल और मोस्ट कॉमन जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है ओरल रूट यानी कि मुंह से। कि इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड इन विच ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ। ये सबसे सरल तरीका होता है जिसमें जो दवाई वो मुंह के द्वारा दी जाती है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, आप जानते हैं। दूसरा है सबलिंगुअल रूट, ये शायद आपने यूज नहीं किया होगा लेकिन मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूं, सब प्लस लिंगुअल, सब का मतलब होता है बिलो यानी कि नीचे, लिंगुअल कहने का मतलब है टंग यानी कि जीभ के नीचे। तो जीभ के नीचे दवाई को रखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया कुछ इस तरीके से, और वो जो दवाई है यहाँ पे ही वो घुल जाती है। घुलने के बाद सीधा जो है ब्लड में जाती है, ब्लड वेसल में जाती है। अब ये आपका यहाँ पे लिवर वगैरह में या कहें तो पेट वगैरह में जाएगी नहीं, ये सीधा आपके ब्लड में जाएगी। ब्लड में जाते ही फिर वो हार्ट के थ्रू सर्कुलेट हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी ये बचा देती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब जो पहली बार जो लिवर जो है कुछ अमाउंट रोक लेता है ना दवाई का, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसका नहीं होता है। तो इन दिस मेथड जो ड्रग जो होती है वो जीभ के नीचे रखी जाती है और यहाँ पे फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ओरल रूट के कंपेयर में यहाँ से जो दवाई है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है। लिखा है इस तरीके से, इस तरीके में दवा जीभ के नीचे रखी जाती है ताकि वह जल्दी खून में अवशोषित हो जाए। एग्जाम्पल इसकी नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है। जब भी एंजाइना पेक्टोरिस होती है, जिसको बोलते हैं नॉर्मली आम भाषा में सीने में जब भी दर्द उठता है ना, तो उसके लिए ये दवाई देनी होती है नाइट्रोग्लिसरीन। तो वो यहीं रखी जाती है जीभ के नीचे और वो अपना असर दिखाती है। दूसरा यहाँ पे तीसरा तरीका वो है इनहेलेशन रूट, मतलब श्वास मार्ग की आप जो है दवाई को इनहेल करते हैं नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, और वो सीधा आपके फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है, और तब जाकर के दवाई अपना काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके में दवा को सांस के साथ नाक या मुंह से अंदर लिया जाता है, यह सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है। एग्जाम्पल इनहेलर फॉर अस्थमा, अस्थमा जो हो जाता है उसमें इनहेलर हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे है टॉपिकल रूट, मतलब त्वचा पर लगाने वाले मार्ग। कि लिखा है कि इन दिस मेथड ड्रग इज अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कि इस तरीके में क्या होता है कि दवाई को हम लोकली स्किन पर या मेम्ब्रेन पर लगाते हैं। जैसे कोई भी क्रीम है या ऑइंटमेंट है, जहां पर भी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है या घाव है, आपने वहीं लगा दिया, उसको हम बोलेंगे टॉपिकल रूट। कि लोकली काम करता है, जहां पे दिक्कत है बस वहीं पे आप डायरेक्टली टारगेट पे लगा रहे हो। तो लिखा है कि दे एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे सपोज करो कमर में दर्द हो रहा है, तो वहीं पर आपने मूव लगा लिया या बाम लगा ली, है ना। आपके कान में दर्द हो रहा है तो आपने वहाँ पे ईयर ड्रॉप डाल दी। अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो वहाँ पे आपने आई ड्रॉप डाल दी। ऐसे ही नोज या स्किन पर कोई क्रीम लगा दी। तो ये लोकली काम करते हैं। एग्जाम्पल क्रीम, लोशन, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये सारे। ठीक है, अब यही जो चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, आप यहाँ पे सिंपली पढ़ सकते हैं। आगे है देखिए लास्ट में यहाँ पे वो है पेरेंटरल रूट, मतलब सुई के द्वारा दिया गया। कि इन दिस मेथड ड्रग इज गिवन बाय इंजेक्शन बाय पासिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। कि इस मेथड में जो दवाई है वो किसी सुई के जरिए, इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, और ये जो दवाई है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती, आपके पेट में, आपकी इंटेस्टाइन में, आंत में, वहाँ नहीं जाती, सीधी नसों में या मसल में या सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाती है। और ये स्पेशली तब हम लगाते हैं जब आपको क्विक और इमरजेंसी इफेक्ट चाहिए हो, जल्दी या इमरजेंसी के केस में हम इसका यूज करते हैं।
लिखा है इस तरीके में दवाई सुई के माध्यम से दी जाती है, पाचन तंत्र को बाईपास करती है और जल्दी असर करती है। इसके भी यहाँ पे जो है 4 तरीके होते हैं, इंजेक्शन 4 टाइप के होते हैं, आपको मालूम भी होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी हो। तो एक होता है आईवी इंट्रावेनस जो सीधा नसों में देते हैं, दूसरा है आईएम इंट्रामस्कुलर जो मांसपेशियों में लगाया जाता है, एक है सबक्यूटेनियस जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाया जाता है जो कि आपकी स्किन के नीचे होता है, और एक है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब कि त्वचा की परत में, मतलब एक डर्मिस लेयर होती है उसके नीचे, तो ये वहां पे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे तरीके इमेज में मैंने दिखा रखे हैं। ओरल रूट है, ये सबलिंगुअल है, ये इनहेलेशन है, ये टॉपिकल है। यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको इंजेक्शन, कि इंजेक्शन 4 तरीके के हैं। पहला है इंट्रामस्कुलर जो मसल में लगाया जाता है, जैसे कि ये स्किन को दिखाया गया है। स्किन आपने एचएपी में ही पढ़ी होगी उसकी सारी एनाटॉमी। तो देखिए यहाँ पे उसकी सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस, फिर होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आती है आपकी मसल, मांसपेशी। इस लेयर स्किन के बाद स्टार्ट होती है। तो जो आप स्किन देख रहे हो मेरे हाथ की भी, तो स्किन में देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इंट्रामस्कुलर जो मसल में लगाया जाता है, मसल के अंदर वो 90 डिग्री पर यानी कि एकदम खड़ा यहाँ पे लगाया जाता है ताकि वो सीधा मसल तक दवाई को पहुंचा सके। ठीक है, जो आपके कूल्हे पे जो इंजेक्शन लगता है वो इंट्रामस्कुलर ही होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर लगता है, यानी कि आप यहाँ से एंगल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है 90 डिग्री। उसके बाद सबक्यूटेनियस, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में यहाँ पे डाला जाता है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू जो डर्मिस के नीचे होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है यहाँ पे। फिर आपका इंट्रावेनस जो यहाँ पे नसें हैं, नसों में लगता है, वो कि 25 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। फिर इंट्राडर्मल जो कि एकदम ऊपरी लेयर में लगाया जाता है स्किन की एपिडर्मिस में, वो 10 या 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं। ये भी आपने देखा है कि किन किन तरीकों से जो दवाई है आपकी बॉडी में जो है वो पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब देखिए मैं थोड़ा सा सिलेबस भी आपको बता दूं। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा वो जाना, यहाँ पे कई सारे रूट जिनकी मदद से आप दवाई पहुंचा रहे हैं बॉडी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है और उस एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं अभी आपको बताऊं, अभी जो हमने जाना था फार्माकोकाइनेटिक को, तो यहाँ पे हमने पहले एब्जॉर्प्शन देखा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रिएशन। यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में ना ऐसे ही डिजाइन किया गया है। देखिए पहले आप एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, फिर बायो अवेलेबिलिटी जो कि एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड है उसकी चीजें पढ़ोगे, ठीक, ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ोगे, फिर ड्रग के मेटाबॉलिज्म या कहें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ोगे, फिर ड्रग के एक्सक्रिएशन को पढ़ोगे, फिर आप यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक की चीजें पढ़ोगे कि आखिर दवाई किन किन मैकेनिज्म से काम करती है, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब जो दो टर्म थी ना, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, उसी को डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हो आप। तो सिंपली देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। तो सिंपली देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन अभी मैंने आपको बताया भी था सबसे पहले जब ये सारे बेसिक बताए थे, कि आपकी जो दवाई आपने खाई, खाने के बाद वो टूटी, घुली, घुलने के बाद वो आपकी छोटी आंत में पहुंची थी। छोटी आंत में कई बार स्टोमक से भी वो एब्जॉर्ब होती है ना। कुछ दवाइयाँ जो एसिडिक दवाइयाँ होती है नेचर में, जो एसिडिक होती हैं वो स्टोमक से एब्जॉर्ब होती हैं, और मोस्टली ड्रग बेसिक होती है नेचर में, ज़्यादातर तो वो यहीं छोटी आंत से ही एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब होने का मतलब कि दवाई का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की कहाँ से वो दवाई दी गई है उस जगह से ब्लड में पहुंचना, चाहे जीभ के नीचे रखी हो, चाहे आप इस तरीके से ओरली लिए हो, चाहे स्किन पर अप्लाई किए, मतलब जिस भी तरीके से आप दवाई दे रहे हो, बस वो ब्लड में पहुंच रही है तो उसका मतलब है कि वो अवशोषित हो गई है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। कि अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें दवा मुंह से यानी कि पेट या आंत से खून में पहुंचती है। बस खून में पहुंचने की प्रोसेस, सिंपल मैंने लिखा भी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है दवा का खून में पहुंचना, बस वही कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे ये इमेज भी मैंने दिखा रखी है बहुत अच्छे से समझाने के लिए, कि आपने दवाई खाई, दवाई इस तरीके से आपके स्टोमक में या इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, जैसे ड्रग आपके स्टोमक या इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर कुछ ड्रग स्टोमक से सीधा कहाँ पे जाती है, ब्लड स्ट्रीम में। और ये जो ब्लड जो है इस दवाई को लेकर के जाता है कहाँ, लिवर। लिवर उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद वही जो है फिर हार्ट के पास जाता है, फिर वो सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट होने के बाद जब वो अपना काम करता है पहुंच के सेल के ऊपर, फिर जब 8 से 6 घंटे के बाद फिर लिवर उसको दोबारा से तोड़ता है, फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
समझ गए। तो एब्जॉर्प्शन का काम क्या मतलब क्या है, सिर्फ दवाई का इस स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमक से ब्लड में पहुंचना। ठीक है, आगे देखिए इसी एब्जॉर्प्शन को ना कई सारे फैक्टर, कई सारे कारक इसको ना प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो लिखा है अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक है जो एब्जॉर्प्शन को घटाएगा या बढ़ाएगा, वो फैक्टर आपने बताने कि जो एब्जॉर्प्शन है वो किन किन वजह से घट जाता है या किन किन वजह से बढ़ जाता है। तो पहला है सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग, दवा की घुलनशीलता। अगर आपकी दवाई बहुत ज़्यादा घुलनशील है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आपकी दवाई जैसे ये इस तरीके से मोटी दवाई थी और जल्दी से टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये जो है एकदम घुल गई है इस तरीके से, तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो लिखा है ड्रग्स डेट डिजोल्व इजली आर एब्जॉर्ब फास्टर। जो दवाइयाँ जल्दी घुलती है ना वो जल्दी अवशोषित होती हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, फॉर्म ऑफ डोसेज, आपकी दवाई किस डोसेज फॉर्म में है। आपकी दवाई का टैबलेट है तो टैबलेट थोड़ी मजबूत होती है तो उसको तोड़ने में टाइम लगता है। अगर वहीं कैप्सूल है, कैप्सूल में बस पाउडर भरा होता है तो वो ऑलरेडी टूटा ही है, तो कैप्सूल वहाँ पे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे ही सिरप और भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी कैप्सूल के भी कंपेयर में। तो तरल दवाएं टैबलेट या कैप्सूल की तुलना में जल्दी अवशोषित होती हैं। तो फॉर्म ऑफ डोसेज फॉर्म ये भी आपका मैटर करता है। नेक्स्ट है पे लिपिड सोल्यूबिलिटी, लिपिड में विलेयता। लिपिड क्या होता है, फैट यानी कि ऑयल। आपकी दवाई अगर ऑयल में घुलनशील है या ऑयली नेचर की है तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म समझिए, जैसे ये जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो इसमें ना पतली सी यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे भी सेल होती है ना, छोटी छोटी सेल होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा सेल कुछ इस तरीके से होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है और इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये कुछ इस तरीके से ना फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी होती है, कुछ इस तरीके। जब हम जूम आउट करते हैं, आपने एचएपी में सारी चीज़ तभी बेसिक पढ़ाई गई थी कि आपको सेल के बारे में पता हो। तो ये जो है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बोली जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉस्फोलिपिड, तो ये फॉस्फोलिपिड की होती है ना, तो ये लिपिड के नेचर वाली चीज़ों को ना, जो लिपिड या वसा में घुलनशील होती हैं या तेल में घुलनशील होती हैं, उनको ईजिली आने जाने देती है। तो कोई भी दवाई जो लिपिड में सोल्यूबल हो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना वो भी लिपिड नेचर की ही है। ठीक है, समझ आई बात आपको। तो यहाँ पे लिखा है ड्रग जो हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है ना वो ज़्यादा जल्दी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि वे कोशिका झिल्ली से आसानी से पार हो जाती हैं, कोशिका झिल्ली से यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे लिखा है ब्लड फ्लो एट साइट, कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना उस जगह पे ब्लड का फ्लो कितना है। अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड का फ्लो कम है तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है। आगे है सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्र। अगर जैसे कि नॉर्मली बात करो, जैसे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपली जैसे हमने इंटेस्टाइन की बात करी थी, अगर यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, इसकी सतह ज़्यादा है स्टोमक के कंपेयर में, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। एरिया सरफेस एरिया का मतलब होता है कोई भी चीज़, सपोज ये है, अगर इसी को तोड़ के इतना बड़ा आप कर दो या इतनी जगह आपकी हो अवशोषण की, अवशोषित होने की, तो ज़्यादा दवाई यहाँ से अवशोषित होगी ना कि यहाँ से। तो वही है कि सरफेस एरिया जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज़्यादा होता है तो वहाँ से ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जहाँ सतह का क्षेत्र बड़ा होता है जैसे कि छोटी आंत, वहाँ से अवशोषण अधिक होता है। आगे है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई देने का तरीका, कि आईवी रूट जो डायरेक्टली आपकी वेन में यानी कि नसों में दवाई पहुँचती है इंजेक्शन के थ्रू, वहाँ तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, तो वो तो 0 सेकंड वहाँ पे लगती है। आगे जो आपका है ओरल रूट, जो आप ओरली ले रहे हैं वहाँ पे टाइम लगता है। अगर वहीं पे हमने सबलिंगुअल देखा था जीभ के नीचे रख के, वहाँ पे उससे कम टाइम लगता है। तो जिस तरीके से आप दे रहे हो ना, वो तरीका भी वहाँ पे मैटर करता है, वहाँ पे वो अफेक्ट करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट है या स्लो है। ठीक है, आगे है पीएच ऑफ साइट, साइट पर जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका पीएच। जैसे कि आपका जो स्टोमक है, आपका जो पेट है, वहाँ पे एसिडिक पीएच होता है। वहीं पे जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे बेसिक पीएच होता है, यानी कि 7 से ऊपर पीएच यहाँ पे होता है और यहाँ पे जो है 7 से नीचे होता है। तो जो दवाई यहाँ पे एसिडिक नेचर की है वो यहीं से एब्जॉर्ब होंगी, जो दवाई आपकी बेसिक नेचर की है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला सिस्टम यहाँ पे रहता है। तो ये जो है सारे वो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके एब्जॉर्प्शन को। आपने जाना कि एब्जॉर्प्शन क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड एनलिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी।
बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कौन कौन से फैक्टर फाइट करते हैं, शॉर्ट में 3 नंबर में आता है। देखिए सिलेबस में आपके यहाँ पे दिया हुआ है बायो अवेलेबिलिटी और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपली हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, इसको हम ना हिंदी में जैव उपलब्धता बोलते हैं। तो वर्ड को ब्रेक करेंगे, बायो प्लस अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है ड्रग इन द बॉडी यानी कि शरीर में दवा। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मीन हाउ मच इज अवेलेबल, कि कितनी मात्रा उपलब्ध है। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब है कि एक्चुअली में जो आपने दवाई खाई है, सपोज करो जैसे कि आपने यहाँ पे 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल खाई, 500 मिलीग्राम आपने पैरासीटामोल यहाँ पे खाई, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जब टूटती है, आगे डिजोल्व होती है, घुलती है, अवशोषित होती है, उसके बाद ना लिवर के द्वारा कुछ इसकी मात्रा रोक दी जाती है। तो एक्चुअली में सपोज करो ये 350 ग्राम मिलीग्राम या यहाँ पे 400 मिलीग्राम ही आपकी बॉडी में या बोलते तो ब्लड में पहुंच पाती है। बाकी जो मात्रा है ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन वो जो है या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में निकाल दी जाती है। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग डेट रीच इन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि दवाई की वह वास्तविक मात्रा जो एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में पहुंचती है और असर दिखाती है, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और ये ऐसा ही होता है, आप जो टैबलेट खाते हैं ना 500 mg की या कैप्सूल खाते हैं 650 mg का, तो वो ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आपको असर कर रहा हो, कुछ मात्रा पहले से ही रुक जाती है या कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। जो एक्चुअली में रियल अमाउंट जो पहुंच रहा है ना वो है बायो अवेलेबिलिटी, उसको बोलते हैं जैव उपलब्धता, मतलब कितनी मात्रा उपलब्ध है शरीर में असर करने के लिए। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा है कि बायो अवेलेबिलिटी इज द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इन अनचेंज्ड फॉर्म, मतलब कि दवाई की जैव उपलब्धता दवाई की वो वास्तविक मात्रा है, वो प्रतिशत है जो रक्त तक बिना बदले पहुंचता है और शरीर में पहुंचकर असर भी दिखाता है। ठीक है, अब इसको ना कई सारे फैक्टर पे अफेक्ट करते हैं, कब ये ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो कई सारे फैक्टर हैं। जैसे शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप किस तरीके से दे रहे हैं। अगर आपने देखिए इंजेक्शन के थ्रू दी है तो भाई यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एकदम अच्छे से होगा, तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर वहीं पर अगर आपने ओरली दिया है, मुंह के थ्रू दिया है टैबलेट कैप्सूल, तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। तो दवा देने का तरीका भी अफेक्ट करता है। दूसरा, ड्रग की सोल्यूबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन, जो दवाई है वो टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन या कैप्सूल, तो ये अलग अलग होती हैं, तो इनका डोसेस फॉर्म या सोल्यूबिलिटी भी यहाँ पे फाइट करती है। हमने बोला कि जितना ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही अच्छी यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी होगी। आगे यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि लिवर के द्वारा होता है। देखिए बहुत सी दवाइयों का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, बहुत सी का कम होता है, तो वो भी अफेक्ट करता है। फूड इन स्टोमक और इंटेस्टाइन, अगर आपने खाना खाया है, पेट में अगर खाना है या इंटेस्टाइन में खाना है, तो वो भी बायोबिलिटी को कम या फिर ज़्यादा करता है। कुछ जीआईटी फैक्टर हैं जैसे कि पीएच या मोटिलिटी या एंजाइम वगैरह, वो भी अफेक्ट करते हैं। लास्ट में अगर कोई दवाई आपने खाई है दूसरी दवाई के साथ, तो कई बार वो इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को कम या ज़्यादा करती हैं, जिससे बायो अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। तो ये सारे फैक्टर बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग एंड ED50। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ये क्या होता है, शॉर्ट में 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। और ED50 क्या है, इफेक्टिव डोज 50 इसको बोलते हैं। समझ लेते हैं, सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है। हाफ लाइफ जिसको हिंदी में अर्ध आयु कहेंगे, हाफ बोले तो आधा, एंड लाइफ बोले तो इंडिकेटिंग टाइम, जो कि समय या जीवन काल को इंडिकेट कर रहा है। सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन है कि हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ब्लड टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कि सपोज करो कि आपने जो है 500 मिलीग्राम यहाँ पे दवाई खाई, आपके ब्लड में वो 400 मिलीग्राम यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, 400 मिलीग्राम ये बॉडी में असर करती है 8 घंटे। ठीक, तो इस 8 घंटे, तो हाफ लाइफ क्या कहती है, हाफ लाइफ वो टाइम है जितने टाइम में जो दवाई का जो एक्चुअल अमाउंट आपके ब्लड में पहुंच जाए वो आधा रह जाए। सपोज करो 8 घंटे में जब सारा खत्म हो जाता है, सारा असर करता है 400 मिलीग्राम 8 घंटे में, तो हाफ लाइफ कितनी होगी, 4 आवर, 4 घंटे हाफ लाइफ हो जाएगी इसकी। कि हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिसमें दवाई की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, दवाई का जो शुरू की जो मात्रा है वो आधी रह जाती है, वो है आपकी हाफ लाइफ। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है कि हाफ लाइफ का मतलब है वह समय जिसमें खून में दवा की मात्रा आधी रह जाती है। दूसरा यहाँ पे ED50, ED, E बोले तो इफेक्टिव यानी कि प्रभावी, D बोले तो डोज यानी कि खुराक।
तो ED50 इज द डोज ऑफ ए ड्रग दैट प्रोड्यूस ए थेराप्यूटिक इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। जब दवाइयों की टेस्टिंग होती है ना, तो कई सारे ट्रायल होते हैं, पहले एनिमल्स पे यानी कि जानवरों पे पहले चेकिंग की जाती है, फिर उसके बाद ह्यूमंस पे ट्रायल होते हैं। तो उसी का एक पैरामीटर है ED50। ED50 मतलब ये इफेक्टिविटी को पता लगाने के लिए कि आपकी दवा प्रभावी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि ED50 हम उस डोज को बोलते हैं, दवाई के उस डोज को बोलते हैं जितनी डोज पर वो दवाई जो है वो 50% लोगों में प्रभावी होती है, असर दिखाती है। ठीक है, ED50 का मतलब है वह खुराक जिस पर 50% लोगों में असर दिखाई देता है, वो है ED50। समझ आ गई? छोटी छोटी टर्म ये भी आपने 1 नंबर में ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन है वो है 3 नंबर में, वो है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, एंड एक्सक्रिएशन। ये दोनों एक साथ कवर करते हैं। आपके सिलेबस में यहाँ पे ये टर्म दी हुई है। ठीक है, अभी पहले हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखा था, अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, और एक्सक्रिएशन के बारे में। डीफार्म लेवल से इतना बहुत इनफ रहेगा। एंड सिंपली हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का मतलब होता है विद इन द बॉडी, शरीर के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज या अल्ट्रेशन। हमने बोला था, आपको अच्छे से समझाया था कि जब आपकी दवाई एब्जॉर्ब हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, 6 से 8 घंटा असर दिखा लेती है, उसके बाद उसके केमिकल स्ट्रक्चर को बदला जाता है या उस दवाई को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। नेम खुद बता रहा है कि शरीर के अंदर दवाई की केमिकल स्ट्रक्चर में अल्ट्रेशन या चेंज करना, वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि उस दवाई को इनएक्टिव करके बाहर निकाला जा सके बॉडी से। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यूजुअली इन द लिवर, टू मेक इट इनएक्टिव और इजी टू एक्सक्रिएट। कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दवा शरीर के अंदर, मुख्य रूप से लिवर का ये काम होता है, लिवर में एंजाइम होता है, तो वो दवाई को जो है तोड़ता है या उसके रासायनिक रूप को बदलता है ताकि वह निष्क्रिय हो जाए और वो शरीर से बाहर निकल जाए। ये है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। आगे यहाँ पे एक्सक्रिएशन, जिसको हम उत्सर्जन भी बोलते हैं, एक्स बोले तो आउट, क्रिएशन बोले तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, अलग करने की प्रक्रिया। कि जो दवा भी टूट कर इनएक्टिव हुई है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, चाहे यूरिन के थ्रू, चाहे फीकस के थ्रू, चाहे पसीने के थ्रू, चाहे सांस के थ्रू, तो ये वही एक्सक्रिएशन कहा जाता है, उत्सर्जन। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एंड रिमूविंग वेस्ट और ड्रग फ्रॉम द बॉडी, मेनली थ्रू यूरिन, फीकस, स्वेट और ब्रेथ। तो इन सब तरीकों की मदद से दवाई को किसी भी तरीके से बाहर निकालना, वो उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन कहा जाएगा। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें दवा या शरीर के अपशिष्ट को अलग करके शरीर से बाहर निकालते हैं, मुख्य रूप से मूत्र, मल, पसीना और सांस के द्वारा। ठीक है, ये अभी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे आगे है डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। आखिर दवाई आपकी किन किन तरीकों से काम करती है, उसके जनरल तरीके, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये अभी आपने बताने हैं। ठीक है, तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मीन हाउ ए ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इन द बॉडी। दवा की सामान्य क्रिया तंत्र का मतलब है, मतलब कि दवा की काम करने के तरीकों से मतलब ये है कि दवा शरीर में कैसे कैसे असर करती है, किन किन तरीकों से। तो जैसे यहाँ पे टैबलेट को दिखा रखा है, हो सकता है टैबलेट किसी रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करे, हो सकता है टैबलेट किसी चीज़ को वहाँ पे जाकर के मतलब कि एंजाइम वगैरह को जाकर के इनहिबिट करे या एंजाइम के काम को रोके, हो सकता है किसी ट्रांसपोर्टर पे काम करे, हो सकता है किसी न्यूक्लियस रिसेप्टर पे काम करे। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य तरीके हैं, मेन मैकेनिज्म, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है वो है एक्शन ऑन रिसेप्टर। ठीक है, ध्यान रखने की दवाई सिर्फ रिसेप्टर पे जाकर के ही काम नहीं करती है, और अलग अलग भी तरीके हैं, वही तरीके सारे हम जान रहे हैं। एक्शन ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर पर असर। हमने जाना कि रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे सेल है, सेल की सरफेस पर कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको रिसेप्टर बोलते हैं। कई बार ये जो रिसेप्टर है सेल के न्यूक्लियस में भी होते हैं अंदर। तो हमारी दवाई इन रिसेप्टर पे जाकर के जुड़ती है, या तो इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, मतलब इनके एक्शन को एक्टिवेट करेगी, या फिर इनको ब्लॉक करेगी। दो काम होते हैं, या तो उनको एक्टिवेट करना या फिर उनको ब्लॉक करना। तो लिखा है कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि सेल की सरफेस पर या सेल के अंदर मौजूद होते हैं, उनसे जुड़ करके काम करती हैं। अधिकतर दवाएं रिसेप्टर से जुड़कर काम करती हैं। इसमें दो तरीके से वो काम करती हैं, एगोनिस्ट
एगोनिस्ट बोले तो सक्रिय करने वाला, मतलब वो दवाएं जो कि रिसेप्टर से जुड़ेंगे और उसके काम को एक्टिवेट करेंगे, जैसे एड्रेनलिन है, फिनाइलेफ्रिन है, साल्ब्यूटामोल है। ये आपके जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं, जिसकी अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है, जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। जो अभी आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था एचएपी में, नहीं भी पढ़ा है तो आगे जो चैप्टर होगा ना आपका, यहाँ पे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे जो आपके रिसेप्टर होते हैं अल्फा बीटा, और उसमें भी क्या ही होते हैं अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 बीटा 3। तो यहाँ पे उन रिसेप्टर से जुड़ करके ये दवाइयाँ काम करती हैं और उनको वो एक्टिवेट करती हैं। एगोनिस्ट बोले तो एक्टिवेट, एंड एक है एंटागोनिस्ट बोले तो रोकने वाला, या कहीं तो ब्लॉकर। ये जो दवाइयाँ हैं उस रिसेप्टर से जुड़ेंगी पर उसको ब्लॉक करेंगी, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल है जो हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती है, जो कि बीटा 2 ब्लॉकर होती है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ऐसे ही रेनिटिडीन है जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ऐसे ही एट्रोपिन है जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती है। आगे है एक्शन ऑन एंजाइम, मतलब कि एंजाइम पर असर। बहुत सारी जो दवाइयाँ है ना वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके या बढ़ा करके भी काम करते हैं, मतलब कि वो एंजाइम को या तो ब्लॉक करती हैं या एक्टिवेट करती हैं। जैसे कि लिखा है कि सम ड्रग इंक्रीज और डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो डिस्प्रिन नेम से आती है वो आपके सर के दर्द को कम करती है, वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है। कॉक्स की फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल बनाने के लिए, और उस केमिकल का यहाँ पे नेम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ध्यान रखना, अगर कहीं भी सवाल आए कि भाई आपके सर में, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है ना, वो है केमिकल यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर आपके कहीं चोट भी लग जाती है ना तो वहां पर भी यही केमिकल आपकी सेल से रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ध्यान रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन के बनाने में इस एंजाइम का रोल होता है, या कहें तो यही एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। अगर हम उसी केमिकल को नहीं बनने दें जिसकी वजह से दर्द हो रहा है तो आपका दर्द भी रुक जाएगा। तो एस्पिरिन इस एंजाइम को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, मतलब कि दर्द भी नहीं होता है। सिर्फ एस्पिरिन नहीं, इसके अलावा जैसे कि और भी मैं आपको गिना देता हूँ पेन किलर, जैसे कि पैरास्टामोल, एसिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, और इसके अलावा और भी जो आपके हैं, तो सारे मोस्ट ऑफ द जो पेन किलर है वो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो तरीका है वो है एक्शन ऑन आयन चैनल। सम ड्रग वर्क बाय ओपनिंग और ब्लॉकिंग आयन चैनल। आपने पढ़ा होगा जो सेल होती है ना, सेल की मेम्ब्रेन, तो उसमें जो है कुछ आयन चैनल होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन चैनल होते हैं, पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, जिनकी मदद से जैसे कि जैसे सोडियम बाहर होता है, सोडियम अंदर आता है, या पोटेशियम आयन चैनल होते हैं, कैल्शियम आयन चैनल होते हैं, तो ये उनको इनहिबिट करके या उनको ओपन करके ये काम करती हैं। जैसे एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक, वो दवाई जो कि आपके पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया को सुन्न कर देती हैं, उनको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। तो वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। तो ये भी तरीका है दवाई की काम करने का। आगे है एक्शन थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ जो दवाइयों की ना फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं उनकी मदद से वो काम करती हैं। जैसे एंटासिड है, एंटासिड मतलब वो दवाई जो कि आपके पेट में जो एसिडिटी हुई है ना, जो जलन हो रही है, एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तब एसिडिटी होती है। तो एंटासिड हमारी वो दवाइयाँ हैं जो बेसिक होती हैं। बेसिक बोले तो बेस नेचर की, उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो बेस है नेचर में। ऑब्वियसली बात है, जब बेस आप खाओगे, जैसे कि इनू है, इनू में कई सारे आपके आयंस होते हैं, है ना, और उसमें वो बेसिक नेचर का होता है पूरा। तो जब उसको आप खाते हैं तुरंत ही जो एसिड होता है आपके पेट में वो न्यूट्रलाइज होता है। तो ये सब जो हो रहा है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ये अपने रिसेप्टर से नहीं जुड़ रही है, ना ही ये एब्जॉर्ब हो रही है, ये लोकली पेट में ही काम कर रही है। ये बहुत ही कम एग्जाम्पल है ऐसे तरीके से। मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो और तरीकों से काम करती हैं। आगे है एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर। सम ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग और मॉडिफाइंग स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। कुछ जो दवाई होती हैं वो ट्रांसपोर्टर जो कि कोशिका झिल्ली से पदार्थों का आवागमन करते हैं उनको रोककर या बदलकर काम करती हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे पेंटाप्राजोल है। पेंटाप्राजोल आपने पेंटोप नेम से सुना होगा, जो कि गैस की दवाई होती है। तो वो जो काम करती है ना वो प्रोटोन यानी कि H+ एंड पोटेशियम एटीपेज पंप, प्रोटोन पोटेशियम एटीपेज पंप, इस जो ट्रांसपोर्टर होता है उसको इनहिबिट करके काम करती हैं। ऐसे ही फ्यूरोसेमाइड
जो है ये आपकी डायूरेटिक होती है, मतलब जो आपका जो मैं आपको समझाऊं, जैसे कि सूजन वगैरह हो जाती है, पानी वगैरह भर जाता है आपकी पिंडलियों में या पैरों में, तो उसको कम करने के लिए तो फ्यूरोसेमाइड जो काम करती है वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके काम करती है। तो दवाइयाँ इस तरीके से भी काम करती हैं। तो ये हमने वो तरीके देखे हैं कि जिन जिन तरीकों से दवाई आपकी बॉडी में असर करती है। समझ आया? एक बार मैं आपको बता दूं कि देखिए रिसेप्टर से जुड़ के दवाइयाँ काम करती हैं, किसी एंजाइम को इनहिबिट या एक्टिवेट करके दवाइयाँ भी काम करती हैं, आयन चैनल को ओपन या ब्लॉक करके आपकी दवाइयाँ काम करती हैं, उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी से वो काम करती हैं, लास्ट में वो ट्रांसपोर्टर की मदद से भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके अभी आपने देखे। एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है राइट वेरियस रीजन फॉर ड्रग रिएक्शन एंड हाउ टू कंट्रोल देम। ड्रग रिएक्शन के क्या क्या रीजन है और कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, शॉर्ट में 3 नंबर में बताना है। तो यहाँ पे रीजन लिखे हुए हैं। देखिए ड्रग रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपकी बॉडी में दिखती है, रेडिस ये हो जाता है, ठीक है, एलर्जी जैसे साइन दिखते हैं। तो ये कब होता है? अगर आपने गलत डोज ले लिया है, या तो वो ज़्यादा डोज लेने पे ज़्यादातर ये होता है, अगर आपने ज़्यादा डोज ले ली है तब ये होता है। दूसरा ड्यू टू ड्रग इंट्रैक्शन, कई बार एक दवाई दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाती है, तब यहाँ पे दिक्कत होती है। अगर आपने एक्सपायर्ड दवाई खा ली है या कंटामिनेटेड मेडिसिन, खराब दवाई खा ली है, जैसे कि वो उसके स्ट्रिप वगैरह टूट गई थी, वो बहुत दिनों से डिकम्पोज हो रखी थी, वो आपने खा ली है, उस वजह से। ड्यू टू एलर्जी, कई बार क्या होता है किसी पेशेंट में एक पर्टिकुलर दवाई के लिए एलर्जी होती है, अगर वो उस दवाई को खा लेगा तो दिक्कत होगी, तो एलर्जी की वजह से। आगे कुछ फैक्टर होते हैं इसके, एज या लिवर किडनी की डिसीज है या प्रेगनेंसी, कई बार प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाती है, या किसी के लिवर या किडनी सही नहीं है, काम से अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तब भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे रीजन है कि किन किन वजह से ड्रग रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, आगे कैसे आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो आपने सही मात्रा में दवाई को देना है पेशेंट को, ये आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने उस पेशेंट की एलर्जी की हिस्ट्री देखनी है कि भाई उसको किसी पर्टिकुलर दवाई से एलर्जी तो नहीं है, तो वो देख करके दवाई देनी है। तीसरा, अननेसेसरी ड्रग के कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, आपने कई कई सारी टैबलेट एक साथ नहीं खिलानी है, दवाओं का गलत कॉम्बिनेशन नहीं देना है, उससे आपके ये रिएक्शन रुक जाएंगे। आगे है मॉनिटर लिवर एंड किडनी फंक्शन, आपका लिवर किडनी सही से काम कर रहा है, ये चेक करना है। एंड यूज स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी मेडिसिन, अच्छी गुणवत्ता की दवा आपने यूज करनी है। तो इस तरीके से जो चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आप मेरे को बताओ कि कैसा ये आपको समझ आया है फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1। यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। देखिए वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जो भी दवाइयाँ काम करती हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं उनके बारे में आपने जानना है। तो पहले आपने ये जानना होगा कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। वैसे तो आपने ये HAP DPharm फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ बेसिक चीज़ें, ठीक है। आगे चल के आपको यहाँ पे जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये भी पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो हेडिंग भाई ये, अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम को हमें पहले समझना होगा। नर्वस सिस्टम के 2 यहाँ पे ब्रांच होती हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा भी जानेंगे। तो पहले बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस का मतलब है रिलेटेड टू नर्व, यानी कि नसों से जुड़ा हुआ, ये टर्म है नसों से जुड़ा हुआ, ठीक है। सिस्टम का मतलब है कि जब कई सारे जो ऑर्गन हैं वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ पार्ट वर्किंग टुगेदर, कई सारी चीज का समूह जो एक साथ काम कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम मतलब कई सारे ऑर्गन, जैसे कि आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी कई सारी नर्व हैं, जब वो सारी मिलजुल करके एक साथ काम कर रही हैं वो एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे लिखा है कि नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी लाइक मूवमेंट, थिंकिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन। कि हमारी बॉडी में जो भी सारी एक्टिविटी हो रही है उसको जो कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेन, तो जैसे हम घूम रहे हैं या सोच रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो सारी ये जो एक्शन है उनको जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो नर्व के थ्रू या तो स्पाइनल कॉर्ड करता है यानी कि मेरुरज्जु, या करता है आपका दिमाग। तो इन सभी से जो सिस्टम बन रहा है वही आपका नर्वस सिस्टम। तो हिंदी में भी लिखा है कि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु
साथ में नसों का जाल है जो शरीर के सभी कामों को नियंत्रित और समन्वित करता है, जैसे चलना, सोचना, दिल का धड़कना, सांस लेना, पाचन, खेलना, कूदना, भागना, है ना। जो भी आपके दिमाग में सारे सवाल चल रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, जो आप सुन पा रहे हो, जो देख पा रहे हो, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके यहाँ पे 2 ब्रांचेस होती हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बीच में होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी इसको बोलते हैं। एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कि किनारों पे होता है, साइड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, PNS शॉर्ट में, इसको CNS शॉर्ट में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, इसमें 2 ऑर्गन आते हैं, वो है ब्रेन, मस्तिष्क आपका, और स्पाइनल कॉर्ड, इसको मेरुरज्जु बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नसें आती हैं, जैसे थोड़ा सा मैं आपको इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये जो येलो कलर में और रेड कलर में जो आप देख रहे हो, ये जो नली है और ये जो ब्रेन है, ठीक है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, नली को, ये ब्रेन है, ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल इसलिए बोल रहे हैं कि ये बीचों बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो किनारों पे जो आपको दिख रही है, परिधि पे उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये नर्व है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रही हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर में सारा है। आपको समझ आ गया होगा ये इमेज देख के आपको अच्छे से कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। अभी जो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है या जो चैप्टर है, वो ये कहना चाह रहा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि दवाइयाँ जो इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्लू कलर में दिख रहा है, उन पे जो दवाइयाँ काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं वो आपने समझना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल हो, जैसे कब बोलना है, ठीक है, कब कूदना है, कब चलना है, उन सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, जैसे सांस ले रहे हैं या हमारा हार्ट बीट कर रहा है या खाना पच रहा है, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको जो कंट्रोल करता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। इसको भी ANS यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एड्रीनर्जिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, एड्रीनर्जिक सिस्टम। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब फाइट और फ्लाइट की स्थिति में ये काम करता है। सपोज करो कि आपके सामने जो है शेर आ गया, उस टाइम पे आप या तो उससे लड़ोगे या फिर भागोगे। उस टाइम पे आपको एकदम पसीने आने लग जाएंगे, एकदम आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस तेज हो जाएंगी। आपको अगर टॉयलेट वगैरह आ रहा होगा तो वो आना रुक जाएगा। आपको अगर मल त्याग हो रहा होगा, फीकस, अगर वो रुक जाएगा। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें या तो लड़ो या भागो, ऐसी कंडीशन होती है। उसको उस टाइम पे जो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है वो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें जो केमिकल काम करता है, जिस केमिकल की मदद से ये सारी एक्टिविटी बढ़ती हैं, जैसे कि आपकी धड़कन का बढ़ना, आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना, है ना, आपकी बॉडी में एकदम अलग ही एनर्जी आना, वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, यहाँ पे ये 2 केमिकल जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं वो काम करते हैं। एड्रेनलिन उसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन उसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब इन दोनों टर्म को जरूर से समझ लो कि भाई ऐसे करके ये डिवाइड हुआ है और इन पे अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एड्रेनलिन काम करता है, ठीक है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब जब आप आराम कर रहे होते हैं तब ये काम करता है। सपोज आप सो रहे हैं या आराम से मूवी देख रहे हैं, खाना, या फिर आप और रेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई खास एक्टिविटी नहीं है आपकी, तब ये काम करता है। यहाँ पे जो केमिकल काम करता है उस टाइम पे वो एसिटाइल कोलिन करता है। एसिटाइल कोलिन में लास्ट में कोलिन जुड़ा है, तो इस सिस्टम का नाम यहाँ पे कोलिनर्जिक बन गया है, ठीक है। इस टाइम पे आपकी हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, आपका BP नॉर्मल रहता है, आपको यहाँ पे नॉर्मली पसीने वगैरह नहीं आ रहे होते हैं। तो ये कंडीशन आपका एसिटाइल कोलिन की वजह से होती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने समझ ली। अब मैं थोड़ा सा ये आपको एक ये डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे बहुत सिंपल दिखा रखा है कि ये टॉम एंड जेरी दोनों लड़ रहे हैं, तो जब एक दूसरे से लड़ना हो, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन हो, तो वो सिंपैथेटिक, वहाँ पे एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन केमिकल काम कर रहा है।
दूसरा, जब वो आराम कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, लेट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन काम करेगा, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यही चीज़ यहाँ दोबारा दिखा रखी है। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स मतलब फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। दूसरा है आराम से सो, रेस्ट करो, ठीक है, ये चीज़ें। अभी यहाँ पे जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग दिखाई गई हैं। कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, आपको पता है कि इनका जो नेम है इसी से मिलता जुलता है, कोलिनर्जिक मैंने बोला था। कोलिनर्जिक ड्रग मतलब जो इस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ाएंगी मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊंगा, जस्ट सुन लीजिए, नहीं भी समझ आ रहा है। एंटी कोलिनर्जिक जो इसके अगेंस्ट काम करेंगी, ऐसे ही एड्रीनर्जिक जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, एंटी एड्रीनर्जिक जो कि इसके अगेंस्ट काम करेंगे। जस्ट ऊपर ऊपर से सुन लीजिए। अभी हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कि राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। 5 नंबर में यानी कि लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग हैं और एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग हैं वो कैसे काम करती हैं और क्या उनका इफेक्ट आता है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यही समझना है कि भाई कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे लिखा है कोलिन प्लस अर्जिक, वर्ड को हमें ब्रेक कर दिए। कोलिन का मतलब है रिलेटेड टू एसिटाइलकोलिन। ये जो कोलिन जो टर्म आई है वो अभी जो हमने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर देखा है एसिटाइलकोलिन, उसके नेम से आया है। तो यहाँ पे वही लिखा है रिलेटेड टू एसिटाइलकोलिन, मतलब एसिटाइलकोलिन से संबंधित। एंड आगे है अर्जिक। अर्जिक का मतलब वर्किंग लाइक, उसके जैसा काम करना। मतलब कोलिनर्जिक ड्रग वो ड्रग होती हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जो एसिटाइलकोलिन की तरह काम करती हैं, ठीक है, या तो उसकी मदद करती हैं वो काम करने में। सिंपली यहाँ पे लिखा है कि कोलिनर्जिक ड्रग आर दोज ड्रग विच एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन। अब आप कहो कि भाई एसिटाइलकोलिन क्या काम करता था। मैंने भी आपको बताया कि जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो एसिटाइलकोलिन का काम है खाने को पचाना, उसको खाने को पचाना या हार्ट रेट को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, है ना। उस टाइम पे जो है आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट वगैरह भी लग सकता है, आप जो है मतलब कि फ्रेश होने के लिए भी जा सकते हैं, तो एसिटाइलकोलिन ऐसा काम करता है। तो वो दवाइयाँ जो ऐसे काम करती हैं उनको हम बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। तो लिखा है दे कॉपी और मिमिक and increase the action of parasympathetic nervous system. That's why also known as parasympathomimetics. इन दवाइयों को ना हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी बोलते हैं। देखो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पैरासिम्पैथो प्लस मिमेटिक्स, कई बार ये इस नेम से भी आ जाती हैं। अगर ये कोलिनर्जिक ड्रग के नेम से नहीं आई तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक। पैरासिम्पैथो कहने का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें एसिटाइलकोलिन काम करता है और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में स्टार्ट होता है। मिमेटिक कहने का मतलब है मिमिक करना। मिमिक आप जानते हो, जैसे आपने कई बार ये देखा होगी कोई इंसान किसी एक्टर की आवाज़ की नकल कर रहा है, उसकी मिमिक्री कर रहा है, उसको बोलते हैं मिमिक, कॉपी करना, मतलब मिमिक कॉपी करना। ऐसी दवाइयाँ जो पेरिफेरल जो नर्वस जो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी मिमिक्री कर रही हैं या उसके काम की कॉपी कर रही है, वो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग या कहें तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कही जाएंगी। समझ आई। ऐसी ड्रग कौन सी है मार्केट में, जैसे कि कार्वेकोल है। सपोज करो कि कभी एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपने कार्वेकोल दी तो ये वही काम करेगी जो एसिटाइलकोलिन कर रहा है। ऐसा ही प्लोकार्पिन है, एड्रोफोनियम है, नियोस्टिगमाइन है, मिथाकोलिन है। तो आपको समझ आया कि ये वो दवाइयाँ जो कि उसके काम की कॉपी कर रही हैं। इसको ना एसिटाइलकोलिन को शॉर्ट में ACH भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में लिखा है कि कोलिनर्जिक दवाइयाँ वे दवाइयाँ होती हैं जो एसिटाइलकोलिन की तरह काम करती हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रिया की नकल करती हैं, यानी कि मिमिक्री करती हैं, इसलिए इनको पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि ये उनके काम की कॉपी करती हैं, पर क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है
कि आखिर कैसे काम करती हैं, मोड ऑफ एक्शन, काम करने का क्या तरीका है इन कोलिनर्जिक ड्रग का, वो सवाल पूछा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दीज ड्रग एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो कि मस्करेनिक एंड निकोटिनिक होते हैं, और इनहिबिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। जो ये एसिटाइलकोलिन जो होता है, जो केमिकल जो बनता है, इसके दो रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। देखो यहाँ पे लिख रहा है मस्करेनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, मतलब दो रिसेप्टर होते हैं कोलिनर्जिक, जो एसिटाइलकोलिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है उसके, तो ये उन्हीं से जुड़ता है, एसिटाइलकोलिन उन्हीं दोनों से जुड़ता है। इसके भी सब टाइप होते हैं M1 M2 ऐसे ही N1 N2, तो उनसे जुड़ करके वो काम करता है। तो ये जो दवाइयाँ है ना, ये भी उन्हीं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं मस्करेनिक और निकोटिनिक, उन्हीं से जुड़ करके काम करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप याद करो, हमने दवाइयों के काम करने के तरीके देखे थे, तो उनमें सबसे पहले तरीका क्या था, एक्शन ऑन रिसेप्टर, कि रिसेप्टर से जुड़ करके काम करना, या तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी या रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये इसी एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर हैं मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, उनसे जुड़ रही हैं और उनको एक्टिवेट करके काम कर रही हैं, उसके काम को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, देखा ये दवाइयाँ कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं ना, उनको उत्तेजित करके या एसिटाइलकोलिन के टूटने को रोक करके काम करती हैं। कुछ दवाइयाँ डायरेक्टली उनके रिसेप्टर से जुड़ करके काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं, जो एसिटाइलकोलिन है ना उसको एक एंजाइम तोड़ देता है। एंजाइम जब तोड़ देता है एसिटाइलकोलिन को, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है शरीर में। तो वो जो दवाइयाँ हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम न करके उस एंजाइम को रोक देती है या इनहिबिट कर देती हैं जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है। तो जब वो एसिटाइलकोलिन खराब ही नहीं होगा तो खुद एसिटाइलकोलिन ही वही काम करेगा अच्छे से। तो अब यहाँ पे दूसरा तरीका आ गया, वो है एक्शन ऑन एंजाइम। अब जो तरीका, जो कुछ मेडिसिन है वो एंजाइम की मदद से भी काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, आपको पता है जब आप आराम कर रहे होते हैं, अब आपके सामने शेर चीता, कोई भगदड़ वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस टाइम पे आपका हार्ट रेट कम रहता है। तो ये आपको अब एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप इन दवाओं को खाते हैं, कार्बेकॉल, पिलोकार्पिन, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका काम है एसिटाइलकोलिन जैसे काम करना। हार्ट रेट कम होगा, आपका धड़कन कम होगी, आपकी जो प्यूपिल है, आपकी जो आँख की पुतली है, वो यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सिकुड़ना मतलब कि एकदम रिलैक्स कर रही है। ठीक है, सलाइवा, स्वेट और टीयर, इस केस में आपका जो लार वगैरह है, आपके आंसू वगैरह है, आपका ये पसीना वगैरह है, वो हल्का यहाँ पे बढ़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जब मैं आराम कर रहा होता हूँ तब क्यों पसीना बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्शन है, अपनी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्वेट ग्लैंड होती है ना, मतलब जिनसे पसीना निकलता है, वो जो ग्लैंड होती हैं उनको कंट्रोल तो एसिटाइलकोलिन करता है, पर वो आती सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। मतलब सही बात तो ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में वो तब ही एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट जो होती है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन नाम का ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। कहने का मतलब है कि एसिटाइलकोलिन ना इस वाले नर्वस सिस्टम में भी काम करता है। मैंने ये इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस यही, सिर्फ इन्हीं स्वेट ग्लैंड में आपने ध्यान रखना है कि स्वेट ग्लैंड में क्या होता है, कंट्रोल तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है, पर वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन काम करता है। तो आप जब दवाई खा रहे हो तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा ना, या एसिटाइलकोलिन जैसी दवाई खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका इन दवाइयों को खाने के बाद आपको पसीना वगैरह भी बढ़ेगा। ये इसका साइड इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है, साइड इफेक्ट आपको समझ आ रहा है, साइड इफेक्ट कैसे होते हैं दवाइयों के। ठीक है, आगे कि भाई आपका जो एसिटाइलकोलिन है ना, वो पाचन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, मलत्याग वगैरह वो आराम के टाइम पे आप उनको करते हैं तो वो सारी चीज़ों को बढ़ावा करेगा। बाकी जो आपका इंटेस्टाइन या जो ब्लैडर होता है, तो वहाँ पे जो मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटेस्टाइन की मसल को, मतलब कि सिकोड़ेगा, या आपके ब्लैडर यानी कि मूत्राशय की मांसपेशी को सिकोड़ेगा, तभी तो आपको यूरिनेशन होगा, तभी तो आपका मल त्याग यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस तरीके से दवाई यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अब दूसरा क्वेश्चन में पूछा है एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ। एंटी बोले तो अगेंस्ट, विरोधी,
कोलिनर्जिक बोले तो एसिटाइल कोलिन एक्शन की विरोधी, जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम कर रही है उसके अपोजिट। जो अभी आपने चीजें देखी हैं कि ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर मस्करेनिक और निकोटिनिक से जुड़ करके काम कर रहा है, उनको एक्टिवेट कर रहा है, ये जस्ट अपोजिट है। ये एंटी कोलिनर्जिक जिसके नेम में ही जुड़ा है विरोधी, अगेंस्ट, ये उनको ब्लॉक करके काम करती हैं। ये दवाइयाँ तब हम खाते हैं जब एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा होता है, या एसिटाइल कोलिन की वजह से जो है हमारी बॉडी में कोई दिक्कतें हो रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरी चीज़ आई, अभी भी दवाई आपके रिसेप्टर पर ही काम कर रही है, पहले वो सक्रिय करके काम कर रही थी, तो अब वो एंटागोनिस्ट की तरह रोक करके काम कर रही है। समझ आ रहा है? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वो मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है उसको रोक करके काम करती हैं। कैसे? उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, इनको हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथो यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लाइटिक्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, तो ये उसके काम को तोड़ती है या रोकती है। तो हिंदी में भी लिखा है कि ये दवाइयाँ जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एसिटाइल कोलिन है उसके प्रभाव को कम करती हैं या रोक देती हैं। एग्जाम्पल जिसके एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, इप्रोट्रोपियम है, डाइसाइक्लोमीन है और ट्रोपिकामाइड है। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल दूं, जैसे डाइसाइक्लोमाइन आपने देखा होगा, ये पेट में दर्द के लिए दी जाती है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ता है तो उस टाइम पे जो आपका जो इंटेस्टाइन है, आपकी जो आंत है, वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, वहाँ पे मरोड़ या बोल सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी मांसपेशी सिकुड़ती है जो इसमें होती है इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से पेट में दर्द होता है। अगर आप उसको रोकने के लिए अगर आपने डाइसाइक्लोमाइन दे दी, मतलब आपकी आंतों में जो अकड़न हो रही थी, मरोड़ हो रही थी या दर्द हो रहा था, वो यहाँ पे रुक जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है ताकि आप को रिलेट कर पाओ, ये सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, तो ये इस तरीके से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज होगी। आगे देखिए, यहाँ पे चार्ट में एकदम अच्छे से दिखा रखा है कि कौन सी दवाई क्या काम कर रही है। जैसे कोलिनर्जिक में एग्जाम्पल है फाइसोस्टिगमाइन और डोनेपेजिल, एंटीकोलिनर्जिक में एग्जांपल है एट्रोपिन और ऑक्सीब्यूटाइनिन। इनका काम क्या है? एक्शन, तो ये कॉपी करती हैं एसिटाइल कोलिन के एक्शन को और एक्टिवेट करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ये ब्लॉक करती हैं एसिटाइल कोलिन के काम को। प्यूपिल, अगर हम पुतली की बात करें, आँख की पुतली, देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में जिसकी मदद से लाइट एंटर करती है आपकी आंख में, उसको पुतली कहते हैं। ये आपने एचएपी में ही एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो इस पुतली को कोलिनर्जिक जो ड्रग है ना वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, सिकुड़ती हैं, देखो छोटी सी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एंटीकोलिनर्जिक इसको डायलेट करती हैं, इसको फैलाती हैं। हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, कोलिनर्जिक ड्रग इसको कम करती हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इसको बढ़ाती हैं। टेम्परेचर, कोलिनर्जिक ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर जो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वो टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। आगे गैस्ट्रो अगर बात करें कि आपकी जीआईटी पे इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पे एक्टिवेट करती हैं आपकी वहीं पे, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है ताकि मल त्याग हो, यहाँ पे ये स्लो हो जाता है। डाइफोरेसिस यानी कि स्वेटिंग यहाँ पे होती है, स्वेटिंग को बढ़ावा देती है। क्यों देती है वो मैंने आपको वजह बताई कि एक्सेप्शन है, इधर स्वेटिंग कम होती है। सलाइवा और यूरिनेशन यहाँ पे बढ़ता है, इधर कम होता है। तो ये है यहाँ पे इन दोनों में अंतर और कंपेरिजन। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि आखिर किस तरीके से काम कर रही है, मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। तो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग है वो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है मस्करेनिक और निकोटिनिक, उनको ब्लॉक करके काम करते हैं, उनके रिसेप्टर से जुड़ करके उनको ब्लॉक कर देती हैं और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करती हैं। सेम यही जो चीज़ है आपको हिंदी में यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रखा है अपोजिट टू कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक के जस्ट अपोजिट होगा। वहाँ पे हार्ट रेट घट रही थी तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ेंगी। वहाँ पे जो आपकी आँख की जो प्यूपिल थी, पुतली, वो कंस्ट्रिक्ट हो रही थी तो यहाँ पे डायलेट होगी, यहाँ पे फैलेगी। वहाँ पे सलाइवा, स्वेट, टीयर बढ़ रहे थे तो यहाँ पे घटेंगे। यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन होगा, फेफड़ों की नली चौड़ी होगी। यूरिनेशन, डाइजेशन, डेफिकेशन ये कम हो जाएगा। आपकी जो स्मूथ मसल थी इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, वो यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी आपने देखा है कि कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका कैसे यूज़ होगा वो भी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एड्रीनर्जिक ड्रग क्या है और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग क्या है। सिर्फ शॉर्ट में 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिफाइन एड्रीनर्जिक एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग विद 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एड्रीनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। तो जो दवाइयाँ एड्रीनर्जिक सिस्टम पे या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, अब हम उनकी बात करने वाले हैं जो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन यहाँ पे बनाएंगी। जैसे वर्ड को ब्रेक करते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग, एड्रीन प्लस अर्जिक। एड्रीन मतलब एड्रेनलिन से आया है, जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनलिन, उससे टर्म आई है एड्रीन, ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है। अर्जिक कहने का मतलब है वर्किंग लाइक, उसके जैसे काम करना। मतलब एड्रीनर्जिक ड्रग वो दवाइयाँ होती हैं जो कि एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, उसकी जैसे वो काम करती हैं, और जो फाइट और फ्लाइट वाली जो कंडीशन है, ये जो नर्वस सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसके जैसा काम करती हैं। दे ऑल्सो नोन एज सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। इनको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपैथो बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मिमेटिक बोले तो मिमिक्री करना, कॉपी करना, ये इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करती हैं। जैसे इस टाइम पे फाइट और फ्लाइट की कंडीशन बताई मैंने, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो सपोज करो किसी पेशेंट का बीपी कम है, तो उसमें आपने वो मेडिसिन देनी है जो कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, बीपी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट कम हो गई है तो ऐसी दवाई दो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन कॉपी कर रही है, आपका वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे ही और भी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ये मेडिसिन देंगे। एग्जाम्पल एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, इनकी मेडिसिन भी आती है, वैसे ये केमिकल बॉडी में बनते हैं, बॉडी के बाहर भी मिलते हैं। डोपामीन है, साल्ब्यूटामोल है, एम्फेटामिन है, ठीक है, समझ आ गया। तो एड्रेनलिक दवाइयाँ वे दवाइयाँ होती हैं जो कि एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन जो हम बोलते हैं, उसकी तरह वो काम करती हैं, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको उत्तेजित करती है, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन यहाँ पे पैदा करती है। इन्हें हम सिंपैथोमिमेटिक्स दवाओं के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है, एंटी वर्ड इसमें जोड़ा है। एंटी मतलब अगेंस्ट, एड्रेनर्जिक बोले तो एड्रेनलिन जैसा एक्शन, मतलब वो दवाइयाँ जो कि एड्रेनलिन का जो एक्शन है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग वो दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लॉक करती हैं एड्रेनलिन के रिसेप्टर को और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को कम करती हैं। इनको हम सिंपैथोलाइटिक्स बोलेंगे। सिंपैथो बोले तो सिंपैथेटिक्स नर्वस सिस्टम, लाइटिक्स बोले तो ब्रेक डाउन करना। एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलोल है। देखो प्रोप्रेनोलोल ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन के अगेंस्ट काम कर रही है दवाई, जब बीपी बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है प्रोप्रेनोलोल जो है वो बीपी को कम करेगी। ऐसे ही एटेनोलोल वो भी ब्लड प्रेशर कम करती है। प्राजोसिन है, टिमोलोल है, लेवेटोलोल है, डॉक्साजोसिन है। तो ये वो सारी दवाइयाँ हैं जब हमारा बीपी या हार्ट रेट वगैरह बढ़ती हैं, उन सबको कम करने के लिए दी जाती हैं। समझ गए। तो एंटी एड्रेनर्जिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो एड्रेनल के काम को रोकती हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दबाती हैं। ये सिंपैथोलाइटिक दवाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन बीटा ब्लॉकर्स एंड राइट देयर फार्माकोलॉजी, जो कि शॉर्ट में 3 नंबर में आपने बताना है। तो ये बीटा ब्लॉकर भी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग के ही एग्जाम्पल हैं। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि जो आपका एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है, ये आपका सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो इसके कई रिसेप्टर होते हैं, इसकी अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा में भी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 को ब्लॉक करके जो काम कर रही हैं उनको हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। वो दवाइयाँ जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं उनको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। तो ब्लॉक कर रही है ना ये, यानी कि एंटी यहाँ पे बोला जाएगा, एंटी एड्रेनर्जिक है हमारे बीटा प्लस ब्लॉकर। बीटा कहने का मतलब है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो कि 3 होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, वो अलग अलग लोकेशन में बॉडी में होते हैं, इसके हार्ट पे या ब्लड वेसल पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ब्लॉकर मतलब ड्रग जो कि काम को रोकती है, रोकने वाली दवा। तो बीटा ब्लॉकर आर दोज ड्रग डेट ब्लॉक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड रिड्यूस इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इन द बॉडी, कि ऐसी दवाएं जो कि एड्रेनलिन के इफेक्ट को रोकती हैं बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, चाहे बीटा 1, बीटा 2 या बीटा 3 को ब्लॉक करके, उनको हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलोल है, एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, बिसोप्रोलोल है, कार्बिडोलोल है। ये जो दवाइयाँ हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती हैं, कई बारी हार्ट फेलियर के दौरान भी दी जाती हैं, कई बारी चेस्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द, तब भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे इसके यूज हो जाते हैं। हिंदी में भी लिखा है कि बीटा ब्लॉकर वे दवाई होती है जो कि बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक करके एड्रेनलिन या कहें तो नॉर एड्रेनलिन उसके प्रभाव को कम करती हैं।
ठीक है। अब इनकी फार्माकोलॉजी आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कि ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं हार्ट पे, ताकि हार्ट रेट कम हो जाए और ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ये बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, कई बार ये आपके लंग्स पे ये होते हैं, ठीक है। तो जिससे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो आपके नली होती है लंग्स की, फेफड़ों की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। सॉरी। आगे है रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, यूजफुल इन हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया। कई बार जब हाई बीपी होता है, सीने में दर्द होता है, ये धड़कन कम या ज़्यादा होती है, तब भी ये यूज़ होते हैं। और डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को भी ये कम करती हैं, मतलब हार्ट फेलियर के दौरान भी यूज़ की जाती हैं। तो ये होगी आपकी सारी बीटा ब्लॉकर, उनका काम वगैरह। आगे क्वेश्चन एक यहाँ पे MCQ टाइप है, बहु विकल्प क्वेश्चन है। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस ड्यूरिंग लेबर। जब डिलीवरी हो रही होती है, ठीक है, या कह सकते हैं जैसे बच्चा जब पैदा हो रहा होता है, तो उस टाइम पे माँ को काफ़ी दर्द होता है, तो उस टाइम पे कौन सी लोकल एनेस्थेटिक, कौन सी ऐसी दवा जो शून्य करती है, दवा दर्द को कम करती है, वो दी जानी चाहिए। यानी कि लोकल एनेस्थेटिक हमारी वो दवाई होती है जो कि पर्टिकुलर एरिया को शून्य करती हैं। सपोज करो ये हाथ है, जस्ट एग्जांपल समझो, हाथ में मेरे यहाँ पे घाव हो गया है, तो यहाँ पे दर्द ना हो तो इसके आसपास के एरिया में बस वहीं पे वो ट्यूब के रूप में या क्रीम के रूप में लगा दी जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक, कि वो एक लोकल जगह पे जाके, छोटे से सीमित जगह पे जाके अपना असर कर रही है और शून्य कर रही है। सवाल यहाँ पे ये है कि लेबर के दौरान, यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, उस टाइम पे कौन सी सेफ है। तो यहाँ पे ब्यूपीवोकेन सेफ है। और क्यों यहाँ पे लिखा है कि लोकल एनेस्थेटिक आर यूज इन लेबर टू रिलीव सीवियर पेन ड्यूरिंग डिलीवरी विदाउट मेकिंग द मदर अनकॉन्शियस, कि माँ को पूरी तरीके से बेहोश ना करके एक पर्टिकुलर एरिया पे ये दवाई लगाते हैं ब्यूपीवोकेन, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक, ताकि वहाँ पे दर्द को सहन किया जा सके। अब जो ये लोकल एनेस्थेटिक है ना, तो ये एक टाइप होगी, जिसके मैं थोड़ा सा ब्रॉड में आपको पहले बता दूं कि आपकी एनास्थेटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी बॉडी को शून्य करती हैं। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है जनरल एनास्थेटिक, एक होता है यहाँ पे लोकल एनास्थेटिक। ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक यानी कि जो आपकी पूरी बॉडी को शून्य करती है, आपको सुला देती है, नींद आ जाती है, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है, तब यूज की जाती है जब बड़े ऑपरेशन हो रहे होते हैं। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक तब यूज की जाती है जब किसी एक पर्टिकुलर एक लोकल जगह पे दर्द हो रहा है, या जख्म है, या वहीं पे आपको इफेक्ट चाहिए, तब यूज की जाती है। अब जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, अब उस टाइम पे डिलीवरी हो रही है, तो आप जनरल एनेस्थेटिक यूज नहीं कर सकते। अगर वो पूरी तरीके से सो जाएंगी तो वहां पे जो है वो पुश वगैरह नहीं कर पाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने ना उनके दर्द को भी कम करना है, माँ के दर्द को भी कम करना है, और उनको पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं करना है, तब ये यहाँ पे कारगर है। और स्पेशली ब्यूपीवोकेन ही क्यों, तो लिखा है द लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस ड्यूरिंग लेबर इज ब्यूपीवोकेन, कि यहाँ पे ये फर्स्ट चॉइस होती है ब्यूपीवोकेन, क्योंकि ये लंबे टाइम तक काम करती है। एंड ये जो है गुड सेंसरी ब्लॉक, यानी कि जो सेंसरी जो नर्व है उनको ब्लॉक करती है, लेकिन मोटर जो आपकी जो नर्व है उनको कम ब्लॉक करती है। मतलब जो सेंस कर रही है, जैसे सपोज यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से जो नस आपके ब्रेन तक जा रही है उसको तो कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रही है, पर जो ब्रेन से वापस जो आपको मैसेज आ रहा है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर रही है। ये हमारे लिए फायदेमंद रहती है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ता है बेहोशी का। कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो हमारा बच्चा है पेट में उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, प्लेसेंटा जो है उसको ये क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आ गया। तो ये है आपका लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन नसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये इसकी फुल फॉर्म है। उनको क्लासिफाई करना है, उनके यूज लिखने हैं, और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन कि कब नहीं देने हैं। नसेड्स क्या होते हैं, आम भाषा में इनको हम ना पेन किलर बोलते हैं, दर्द को कम करने वाली दवाएं। हाँ, जैसे पैरास्टामोल, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब हम पहले बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका नेम ऐसा क्यों पड़ा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग।
इसको नसेड सॉल्ट में बोलते हैं, ध्यान रखना। नॉन स्टेरॉइडल कहने का मतलब है नॉट स्टेरॉइड इन नेचर, ये स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड जो बॉडी के लिए खतरनाक रहता है, तो ये स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, कि ऐसी ड्रग जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है, जो दर्द होता है, जो सूजन होती है, जो रेडनेस होती है, उसको कम करती है। देखिए इन्फ्लामेशन का मतलब जस्ट सूजन नहीं होता है, बल्कि अगर हम फार्माकोलॉजी में देखें, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है दर्द होना, वहाँ पे थोड़ी सी सूजन होना और रेडनेस होना, लालिमा होना वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो ऐसी दवाइयाँ जो आपके दर्द को कम करती हैं, या आपके सूजन है थोड़ी बहुत वहाँ पे दर्द की जगह, उसको कम करती हैं, लालिमा है थोड़ी बहुत, उसको रोकती हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइडल इसलिए क्योंकि ये स्टेरॉइड नहीं है नेचर में। तो नसेड्स आर नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन दैट रिड्यूस पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड फीवर। ये आपके दर्द, लालिमा और सूजन और फीवर को कम करती हैं। जैसे इनको हम पेन किलर भी बोलते हैं, मार्केट में काफ़ी सारी हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, पैरास्टामोल, निमोसिलाइड, सिलिकोक्सिब, नेप्रोक्सेन वगैरह बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। तो हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि नसेड्स वे दवाई होती हैं जो दर्द, बुखार, सूजन, लालिमा कम करती है। इनमें स्टेरॉइड नहीं होता है, इनको दर्द निवारक दवाई भी कहते हैं। इनके इमेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं। एस्पिरिन, ये मोटरिन जो आइबुप्रोफेन होता है, ये डाइक्लोफेनेक है इंजेक्शन, निमोसिलाइड है, पैरासीटामोल है, सेलिकोक्सिब है, नेप्रोक्सेन है, सारी हमारी पेन किलर हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब इनको क्लासिफाई करना है कितने टाइप की होती हैं और उनका यूज क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ पे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि हमारी ये जो दवाइयाँ हैं, जो मैंने कई सारी दवाई आपको गिनाई, ये किस तरीके से काम कर रही हैं, उसके बेसिस पर ये 4 टाइप की होती है। 4 टाइप की: नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या बता दिया आपने। देखो, क्लासिफिकेशन हमारा इस बेसिस पे कि दवाई कैसे काम कर रही है। पहले तो अब आपने यही पता होना चाहिए कि आखिर आपका ये जो पेन किलर है दर्द को कैसे कम कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, कि हमारी बॉडी में एक केमिकल बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन करके। प्रोस्टाग्लैंडिन जब भी बनेगा तभी हमारी बॉडी में दर्द होगा। ध्यान रखना, क्या जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले, कि प्रोस्टाग्लैंडिन जब भी हमारी बॉडी में बनता है, चाहे चोट लगने पर या किसी और वजह से, तभी हमारी बॉडी में दर्द होगा। वहीं पे सूजन वगैरह भी हो सकती है, सूजन वगैरह और भी फैक्टर की वजह से होती है, पर और लालिमा वगैरह होगी, ठीक है, रेडनेस। अब जैसे सपोज करो ये सेल वॉल है, ठीक है, सॉरी सेल वॉल नहीं है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका की झिल्ली, जैसे ये सेल है ना हमारी, ये सेल है इस तरीके से जो दिखा रखी है, इस वाले हिस्से को हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन को जूम आउट करें तो इस तरीके से दिखता है, तो वही यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आपकी सेल डैमेज होती है, चाहे किसी केमिकल की वजह से, चाहे चोट लगने की वजह से, तो फॉस्फोलिपिड पर एक एंजाइम काम करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ये इसको एरिकिडोनिक एसिड में बदल देता है या तोड़ देता है। एरिकिडोनिक एसिड ही वो है जिससे स्टार्ट होता है दर्द के केमिकल के बनने की प्रोसेस। एरिकिडोनिक एसिड पर फर्दर 2 एंजाइम काम करते हैं, एक होता है कॉक्स एंजाइम, एक होता है लॉक्स एंजाइम। कॉक्स कहने का मतलब है साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म है, और लॉक्स कहने का मतलब है 5 लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। अभी आपने इसको ध्यान नहीं रखना है, आपने फोकस करना है इधर, कि सबसे पहले आपकी सेल वगैरह डैमेज हुई, आपको चोट लगी या किसी और वजह से, या आपके ब्रेन में कुछ भी केमिकल स्ट्रेस की वजह से, है ना, तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है वो डैमेज हुआ, उस पर एक एंजाइम काम करेगा, एरिकिडोनिक एसिड बनेगा। अब एरिकिडोनिक एसिड पर एक एंजाइम काम करता है जो कि है साइक्लो ऑक्सीजनेज, जो 2 टाइप के होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2। साइक्लो ऑक्सीजनेज 1, साइक्लो ऑक्सीजनेज 2, वो दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ही वही केमिकल है जिसकी वजह से आपको फीवर आता है, आपकी बॉडी में दर्द होता है, आपकी बॉडी में सूजन आती है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ही बनने नहीं देना है, मतलब ना तो फिर फीवर होगा, ना दर्द होगा, ना ही सूजन रहेगी।
अब हमारी जो दवाइयाँ हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि जो हमने इतनी सारी जो दवाइयाँ देखी हैं, तो वो जो दवाइयाँ है ना वो इसी जो एंजाइम है COX-1 COX-2 इनको इनहिबिट कर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। आपको याद है मैंने अभी यूनिट फर्स्ट में आपको यही वाला एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक्शन ऑन एंजाइम कि हमारी दवाई ना एंजाइम को इनहिबिट करके या एक्टिवेट करके भी काम करती है। मैंने एग्जांपल दिया था एस्पिरिन का, एस्पिरिन इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को, तो कॉक्स एंजाइम ही ये वही एंजाइम है जो एरिकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन में, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, दर्द हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो दवाइयाँ है ना हमारी नसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो अलग अलग तरीके से इनको ब्लॉक करती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दोनों को ब्लॉक कर देती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो दोनों को ब्लॉक कर तो सकती हैं पर ज़्यादा वो इसको ब्लॉक कर रही हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो स्पेशली इसी को ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टाइप की यहाँ पे हो गई। जैसे नेम समझो, पहली दवाई है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव मतलब किसी के लिए स्पेशली सेलेक्ट नहीं है, वो दोनों को ब्लॉक कर सकती हैं। तो लिखा है एक्ट ऑन बोथ, ये दोनों COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम पे असर करती है। जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, एंडोमेथासिन है, तो ये दवाइयाँ दोनों को ब्लॉक करके काम करती हैं। किसी पर भी ब्लॉक कर सकती हैं, COX-1 को भी कर सकती हैं, COX-2 को भी कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा है प्रीफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। प्रीफरेंशियल मतलब जो प्रेफरेंस जो देती है COX-2 को देती हैं, मतलब ऐसी दवाइयाँ लिखा है COX-2 पर ज़्यादा असर करती हैं, हाँ COX-1 पर भी असर कर सकती है। समझ आए कि ऐसी दवाइयाँ जो COX-1 पर भी असर करती हैं पर COX-2 को ज़्यादा ब्लॉक करती हैं, यानी कि प्रेफरेंशियल COX-2 को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। एग्जाम्पल निमेसुलाइड है, डाइक्लोफेनिक है, एसिक्लोफेनिक है, मेलोक्सिकैम है, ये हमारी प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है। आगे हमारे सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, मतलब जो स्पेशली सेलेक्टिव है, स्पेशली COX-2 को ही ब्लॉक करके काम करती हैं, जैसे सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, इनके बाद में कॉक्सिब जुड़ा होता है, तो स्पेशली COX-2 को ही सिर्फ ब्लॉक करके काम करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती हैं। ठीक है, लास्ट में हमारी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, कि ऐसी दवाएं जो दर्द भी कम करती हैं, वो बुखार भी कम करती हैं, थोड़ा बहुत सूजन को भी कम करती हैं। ठीक है, वो मोस्टली एंटीपायरेटिक होती हैं, फीवर को कम करने वाली, जैसे कि पैरासीटामोल, मेटामिजोल, नेफोपाम, तो ये हमारी एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी हैं और सूजन को भी कम कर रही हैं। ऊपर जो मोस्टली हमने देखी वो एंटीपायरेटिक नहीं थी, वो केवल एनाल्जेसिक थी, पेन को कम करने वाली थी, सूजन को कम करने वाली थी। ये हमारी फीवर को भी कम करती है, जिसके पैरासिटामोल हम यूज़ ही करते हैं। तो पैरासिटामोल भी जो है यही जो कॉक्स जो एंजाइम है इनको इनहिबिट करके काम करती है, जिसकी वजह से फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन ये रुक जाता है। समझ गए? तो ये क्लासिफिकेशन हमने अच्छी तरीके से देखा है। अब इसका यूज़ क्या है, ये दवाइयाँ यूज़ कहाँ होती हैं? आपको पता है, दर्द में, बुखार में, सिर का दर्द हुआ, दांत का दर्द हुआ, मांसपेशियों का दर्द हुआ, या इन्फ्लेमेशन हो जाए जैसे आर्थराइटिस, गठिया, जो गाउट रोग होता है गठिया में, वहाँ पे, और ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है, ऑपरेशन हुआ तब हम पेन किलर देते हैं इंजेक्शन से या कैसे भी, तो वहाँ पे ये यूज़ होती हैं। कब नहीं देनी है ये दवाइयाँ? अगर आपके पेट में छाले हों, जिनको हम कब नहीं देने का मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब यूज़ नहीं करनी है, जब पेट के अंदर छाले हों तब नहीं यूज़ करनी है। अगर किडनी की कोई बड़ी समस्या हो तब यूज़ नहीं करनी है। अस्थमा के केस में यूज़ नहीं करनी है। लेट प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको इनसे एलर्जी हो तब भी यूज़ नहीं करनी है। अगर एस्पिरिन से ब्लीडिंग कोई दिक्कत हो रही हो तब यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई आपको लिवर की डिसीज़ हो, स्पेशली पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये लिवर को डैमेज करती हैं। तो ये अभी आपने अच्छे तरीके से देखा है कि क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब लास्ट में यहाँ पे इस यूनिट से, इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन है, वो है डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक विद एग्जाम्पल। लोकल एनेस्थेटिक क्या होती हैं? वैसे तो अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, बाकी सिलेबस में यहाँ पे है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि जो एनेस्थेटिक होती हैं, सुन्न करने वाली दवाई, वो 2 टाइप की होती हैं। जनरल एनेस्थेटिक जो पूरी तरीके से बेहोश करती थी, लोकल एनेस्थेटिक जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर ही काम करती हैं। जैसे वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, लोकल मीन लिमिटेड एरिया, सीमित स्थान पर, एन बोले तो विदाउट, एस्थेटिक बोले तो
मीन्स सेंसेशन, संवेदना या एहसास, सुन्न करने वाली। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि स्पेसिफिक एक सीमित स्थान पर ही सुन्न करती हैं, उनको लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। लोकल एनेस्थेटिक आर दोज ड्रग विच प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ पेन इन ए स्पेसिफिक और लोकल एरिया ऑफ ड्रग विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। आपको बिना बेहोश के एक पर्टिकुलर एरिया पर ही वो सुन्न करेंगे। एग्जाम्पल लिडोकेन है, जिसको हम लिग्नोकेन भी बोलते हैं, प्रोकेन है, ब्यूपीवेकेन है, टेट्राकेन है, कोकेन है, प्रिलोकेन है। हिंदी में भी लिखा है कि लोकल एनेस्थेटिक वे दवाएं होती हैं तो शरीर के किसी एक भाग में दर्द या संवेदना को रोक देती हैं बिना बेहोश के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर 2 के भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, आगे अब हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। ये छोटा सा क्वेश्चन, मतलब छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें मायोटिक्स, माइड्रेटिक्स के बारे में देखना है, बाकी ग्लूकोमा में जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो देखनी है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में आपका पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि डिफाइन मायोटिक्स एंड माइड्रेटिक्स। ये शॉर्ट में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। मायोटिक्स पुतली को सिकोड़ने वाली दवाएं। पुतली आपको पता है जैसे कि ये है आपकी आंख, इसमें बीच में जो काला सा जो जगह होती है जहां से रोशनी अंदर जाती है, तो अगर उसको दवाइयाँ सिकोड़ रही हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे मायोटिक्स। अगर दवाइयाँ उसी पुतली को फैला रही हैं, बिग कर रही हैं, बड़ा कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे माइड्रेटिक। अब इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन सी पुतली को सिकोड़ रही है, कौन सी बड़ा कर रही है। ध्यान रखो, मायोटिक में यहाँ पे टोटल जो अल्फाबेट है आपके 3 और 3 6 7 हैं। माइड्रेटिक्स में यहाँ पे 10 11 हैं। तो ये बड़ा है वर्ड, तो जो माइड्रेटिक है, जो बड़ा वर्ड है, बिग वर्ड है, वो आपकी आंख की पुतली को बड़ा कर रहा है, चौड़ा कर रहा है। और मायोटिक जो है छोटा वर्ड है, उससे आप एक याद रखो टिप कि वो आपकी आंख की पुतली को छोटा कर रहा है। बस इस तरीके से कि ऐसी दवाएं जो कि आंख की पुतली को छोटा करती हैं, सिकोड़ती हैं, मायोटिक कही जाती हैं। ऐसी दवाएं जो कि आंख की पुतली को फैलाती हैं, बड़ा करती हैं, माइड्रेटिक्स कही जाती हैं। ठीक है, बाकी आपने इस वर्ड को ब्रेक करके भी समझ सकते हैं कि मायोप्लास्टिक, मायो का मतलब होता है स्मॉल और कंस्ट्रिक्ट करना, छोटा करना या सिकोड़ना। टिक्स का मतलब है रिलेटेड टू, उससे संबंधित। कि मायोटिक्स आर दोज ड्रग डेट कंस्ट्रिक्ट मेक स्मॉलर द पीपल ऑफ द आई। कि ऐसी दवाएं जो हमारी आंख की पुतली को छोटा करती हैं या सिकोड़ती हैं, वो आपकी मायोटिक्स कही जाती हैं। एग्जाम्पल प्लोकार्पिन है, फाइसोस्टिगमीन है, कार्वेकोल है। ये वही है जो आपकी कोलिनर्जिक दवाई थी, है ना। अभी आपने कोलिनर्जिक दवाई पढ़ी थी जो एस्टाइलकोलिन की तरह काम करती हैं। मायोटिक वे दवाई होती है जो कि आंख की पुतली को सिकोड़ देती हैं। कैसे याद रखना है, मैंने वो टिप भी आपको बता दी। आगे है माइड्रेटिक्स। माइड्रेटिक्स जैसे कि बड़ा नेम है ये, तो ये पुतली फैलाने वाली दवाएं, पुतली को बड़ा करती है। माइड्रेटिक, माइड्री बोले तो वाइड और डायलेशन, मतलब चौड़ा करना या फैलाना। एटिक बोले तो रिलेटेड टू, उससे संबंधित। कि माइड्रेटिक आर दो ड्रग डेट डायलेट मेक बिगर द पीपल ऑफ आई। कि ऐसी दवाएं जो कि आंख की पुतली को बड़ा करती हैं, चौड़ा करती हैं, उनको हम माइड्रेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, ट्रोपिकामाइड है, तो ये हमारी माइड्रेटिक्स कही जाएंगी। तो वे दवाएं जो कि आंख की पुतली को बड़ा करती हैं, उनको हम माइड्रेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ भी वो अच्छे से दिखा रखा है कि छोटा करने वाली दवाई मायोटिक्स, ये बड़ी पुतली हो गई, एकदम काला काला बड़ा दिख रहा है आपको, ये माइड्रेटिक्स। एग्जाम्पल एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, इसका प्लोकार्पिन, फाइसोस्टिगमाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में या 3 नंबर में कि ग्लूकोमा, ग्लूकोमा आप जानते हैं जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। देखो यहाँ पे है ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो मोतियाबिंद जो बीमारी होती है जिसमें आंख जो है वो धुंधली हो जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है, तो हल्की हल्की नीली सी भी आंख दिखती है, तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं, जो कि ज़्यादातर बड़े बूढ़े लोगों में दिक्कतें होती हैं। तो उन दवाओं के नेम लिखने जो कि ग्लूकोमा में यूज होती हैं। ग्लोक प्लस ओमा, ये वर्ड को हमने ब्रेक करा है। ग्लोक जो कि लैटिन वर्ड ग्लूकोज से आया, ग्लेकोज से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रे, और ब्लूइश ग्रीन, मतलब आंख ब्लूइश ग्रीन होना, नीली होना या धुंधली होना। ओमा मतलब स्वेलिंग या कंडीशन, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आंख धुंधली या हल्की ब्लूइश ग्रीन हो जाती है और दिखाई देने में दिक्कत होती है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे, ग्लूकोमा इज एन आई डिसीज इन विच द इंट्राओकुलर प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आई इंक्रीज्ड, विच कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व एंड कॉज लॉस ऑफ विजन।
देखिए एक ऐसी कंडीशन, ग्लूकोमा मोतियाबिंद एक ऐसी कंडीशन है जो आँख होती है, आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी जो नसें हैं आँखों की वो डैमेज हो जाती हैं और दिखने में दिक्कत होती है। जैसे पहले नॉर्मली समझो, जैसे हेल्दी आइज आपकी कुछ इस तरीके से होती हैं, ग्लूकोमा में कुछ इस तरिके से, ये आप देख रहे हो सफ़ेद सा, ये सफ़ेद दिख रहा है पर एक्चुअली में ये हल्का ब्लूइश ग्रीन दिखता है, जिससे आँख धुंधली दिखती है। जैसे रियल इमेज देखिए आप यहाँ पे, ये रियल इमेज है, हल्की ब्लूइश ग्रीन दिख रही है, धुंधली आंख दिख रही है। इस कंडीशन में ग्लूकोमा में हो क्या रहा है, जैसे कि आपकी आंख है, आंख की आपने एनाटॉमी वही अभी डीफार्म फर्स्ट ईयर में समझी होगी, आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से ये प्यूपिल है, पुतली है, इसका आगे लेंस है, लेंस पर जब लाइट पड़ती है तो वो सिकुड़ करके इस रेटिना पर उल्टा इमेज बनाता है। इसके बीच में यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड में जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से जो नसें हैं, जो नर्व है, जो आपके दिमाग तक संदेश लेके जा रही हैं कि कौन सी इमेज बनी है, वो डैमेज हो जाती हैं। उनकी वजह से आपको यहाँ पे धुंधलापन दिखाई देता है, समझ के, यानी कि प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो वही लिखा है कि मोतियाबिंद एक आंख की बीमारी है जिसमें आंख के अंदर का दबाव बढ़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और धीरे धीरे विजन चली जाती है। समझ आ गई। अब इस कंडीशन में कौन सी दवाई देनी है, बस उनके नेम अपने याद रखने हैं। तो इसमें अपने मायोटिक्स और बीटा ब्लॉकर देनी है। मायोटिक जैसे कि प्लोकार्पिन, फाइसोस्टिगमाइन, कार्बिकोल ये देनी है, और बीटा ब्लॉकर जैसे टेमोलोल, विटोक्सालोल ये देनी है। जैसे मार्केट में जो अवेलेबल है, जिसकी प्लोकार्पिन की आई ड्रॉप आती है, प्लोकार्पिन जो मायोटिक्स है कुछ इस तरीके से मार्केट में दिखती है। ऐसे फाइसोस्टिगमाइन इंजेक्शन है, ये मायोटिक है ये भी, ठीक है। ये आँख की पुतली को क्या करेंगे, सुकेड़ेंगे, छोटा करेंगे। जब आँख की पुतली यहाँ पे छोटी हो जाएगी तो इसकी जो ये मसल है ना, सिलियरी मसल, तो ये भी यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होंगे, इन पे भी दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से जो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, मतलब आँख से बाहर नहीं, एक नली होती है उसमें चला जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 3 यहाँ से यही क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट 1 कवर करा है फार्माकोलॉजी का, जिसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आप मेरे को बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, आपको समझ आया कि नहीं। आप मेरे को अगर ऐप में देख रहे हैं तो आप मेरे को पर्सनली चैट सेक्शन का एक ऑप्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे चैट करके मेरे को बता सकते हैं कि मेरे को ये सारी चीज़ें समझ आई हैं अच्छे से, या कोई भी और शिकायत हो वो भी आप मेरे को कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1, बाकी फिर नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।